Good evening, everybody. चलो, यदि किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं फिर। सर हाँ, बोलिए। सर एक जनरल वर्कर मतलब पीस वर्कर डे वर्कर दोनों हो सकता है क्या? दोनों कैसे हो सकता है यार? जनरल वर्कर, पीस वर्कर। जनरल, यदि हम जनरल वर्कर बोलें तो जनरली तो पीस वर्कर का ही फैक्ट्री में बात होगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इन पेपर में कहीं कहीं है ना सर, नहीं, वही। पेपर में क्या आंसर क्या है? ठीक है, यदि पुराना होगा तो उसमें आंसर ही नहीं होगा। अभी है, आंसर शीट है या सम 2000 बोर्ड ने किया है सही? 2014 का था सर। 14 में क्या किया हैगा? बोध करा है। जी सर, बहुत किया था। हाँ। हमने आपको भेजे थे सर। हाँ, देखिए ऐसा कहीं मेंशन नहीं है ना। एक्चुअली क्या है, जनरल वर्कर नाम का पूरी बुक में कहीं नहीं दिया है, किसी भी मैनुअल में हमने ढूंढा। ठीक है, अब ये क्या है, वो कॉमन सेंस की बात लगाए होंगे। जनरल वर्कर मतलब पीस वर्कर, डे वर्कर सबको इंक्लूड कर दिए। तो लॉजिकल क्वेश्चन है, अब वो उसको कैसे आप लगाते हैं ये। अब यदि हम फैक्ट्री टर्म्स में देखते हैं, मतलब अपनी फैक्ट्री में, तो पूरी फैक्ट्री चलती है किससे चलती है? आइस से चलती है। फैक्ट्री में हर काम आइस से होता है, पूरा पेमेंट वेमेंट जितना भी एक्टिविटीज़ होती है वो आइस। आइस नहीं होंगे तो फैक्ट्री नहीं होगी। सिंपल होता है। तो अपन यदि हम नॉर्मल भाषा में बोले तो जनरल वर्कर फैक्ट्री में इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ होंगे, परंतु उसमें दिया है दोनों, तो आप दोनों ही लगा लीजिए। ठीक है, जनरल वर्कर को आप इंडस्ट्रियल, और यदि बोथ दिया हुआ है क्या, मतलब क्या है, हमने मैनुअल में तो कहीं नहीं दिया है। यदि दिया है तो आप लगा सकते हैं, बोथ ही कर लीजिए। हमने शायद वो क्वेश्चन नहीं दिया होगा कहीं। जी सर, अपने नहीं दिए हैं सर। हाँ ठीक है, तो उसको वैसे ही करिए। यदि 14 में किया है, बोथ किया है, तो कहीं ना कहीं से लॉजिक लगाया होगा। और किसी को कुछ बोलना है तो पूछ सकता है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हम कॉस्ट अकाउंटिंग लिए थे। कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ हमारा छूट गया था, उसको आगे बढ़ाते हैं। आज क्या है, करवा चौथ के कारण कई लोग शायद क्लास अटेंड नहीं करेंगे, तो हम उसका जैसे पिछले बार हमने वीडियो डाला था, किसी ने देखा हो चाहे नहीं देखा हो, 6 बजे के बाद सर ये ओपन का था। एस सी क्लास जी चल रही सर, थी। चालू हुआ था। वो चालू हुआ था और अभी भी चल जी रहा। जी। अभी भी चल रहा या बंद हो गया अभी था? तो सर देखे नहीं है, मगर कल चलो देखे ठीक थे है, चालू तो था। सर वैसे वो ही कब तक रहेगा सर? वो तो हमने वैसे डाल दिया था, क्योंकि कई लोग क्लास अटेंड नहीं किए थे। जैसे आज क्लास कम लोग अटेंड कर रहे हैं, तो आज डाल देंगे, वो चलेगा। उसके बाद हम एक्चुअली क्या है, जनरली ईमेल से कनेक्ट करते हैं, तो वो ईमेल से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, अब अगर आप ही लोग बस देख सकते हैं, सब नहीं देख सकते हैं, जिनका जिनका हाँ मतलब सर, यहाँ हमने हमारी क्या है ना क्लास। सर, सर फैक्ट्री में क्या नेट चलता नहीं है ना, तो मैंने उसको हाँ क्या ऑफलाइन सेव कर लिया था ताकि मैं फैक्ट्री में देखूँ उसको। तो हाँ ऐसा ठीक। तो नहीं सर कि वो मतलब आपकी तरफ से अगर डिलीट हो गया तो सर वो फिर चल ही जाएगा। नहीं तो ये इसी चीज़ के लिए तो हम कोशिश करते हैं कि उसको प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, कि डाउनलोड हो के उसका दुरुपयोग होता है। नहीं सर, वो मोबाइल में ही रहता है, यूट्यूब हाँ का जो। नहीं, आप वो कर सकते हो, ऑनलाइन मोबाइल में ही रहता है, मगर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, उससे सब डाउनलोड हो जाता है। एक्चुअली हमारा क्या, वो पैकेज अभी अप्रूव नहीं हुआ है। हमने भेजा हुआ हैगा यूट्यूब को। जैसे अप्रूव हो जाएगा तो वो डाउनलोड वाला ऑप्शन ही नहीं आएगा। ठीक है, चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। वैसे क्लास आज थोड़ा लेट चालू किए हैं।
लास्ट टाइम हम देख रहे थे, बजट के टाइप देख रहे थे, तो काफ़ी हमने बजट के बारे में चर्चा किया कि 10 प्रकार के बजट होते हैं। और जनरली जो कंपनीज़ होती हैं, अलग अलग कंपनी, हमारी फैक्ट्री भी एक कंपनी ही है, ठीक है। तो जो सुटेबल होता है उस हिसाब से बजट हम बनता है। तो हमारे यहाँ फैक्ट्री में यदि बोलें तो बेसिक बजट और मास्टर बजट हमारे यहाँ बनता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात करें तो जनरली हमारा जो बजट में रहता है मास्टर बजट और आपका बेसिक बजट में रहता है। बाकी स्टडी करने के लिए जनरल मैनेजर या अकाउंट सेक्शन क्या करता है, जब भी कोई कमेटी गठित होती है तो उसके हिसाब से गठन हो जाता है। जैसे अपन फिक्स्ड बजट और वेरिएबल बजट की बात करते हैं, फ्लेक्सिबल बजट, फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट, ये याद रखिए क्या चीज़ होता है, फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड। तो जो हम सेंट्रल कमेटी और सॉफ्ट बजट कमेटी बनाते हैं ना, सॉफ्ट बजट कमेटी क्या करता है, जो इतना भी वेरिएबल ओवरहेड है उसकी करता है, ठीक है। और साथ में फिक्स्ड बजट बनाते हैं, मतलब आपकी सैलरी वाली जितना आइज का है उसका। तो कुल मिला के फिक्स्ड और कैश, वो फिक्स्ड और जो है और फ्लेक्सिबल बजट जो होता है ये भी हमारे यहाँ यूज होता है। तो मेरा कि साउंड ऑन है, किसी का साउंड बंद रखे, कोई खांस रहा है, साउंड बंद रखते हैं। पीयूष जी साउंड बंद रखें, ठीक है। उसको सुनना बस है, एक्चुअली जब सुनते जाइए, जहाँ पे डाउट हो आप पूछ लीजिए। इस टाइप से मतलब जनरली यदि क्वेश्चन आ जाए कि ऑनलाइन फैक्ट्री में सामान्यतः किस बजट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपका बेसिक बजट, तो चूँकि हमारा फैक्ट्री बड़ा है तो बेसिक तो ना के बराबर होगा, बहुत कम ही होगा। तो हमारा मास्टर बजट, ठीक है। इसके बाद जो सॉफ्ट लेवल कमेटी में हम बनाते हैं उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। और जो सेंट्रल बजट कमेटी जो करती है कि फ्लेक्सिबल और फिक्स को कर लेती है, तो सेंट्रल बजट, फिक्स बजट कमेटी, फिर ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, स्टैटिक का आया हुआ है, मास्टर का आया हुआ है, ठीक है। तो जनरली ये दो क्वेश्चन आपका है, ये जेडब्ल्यू में एग्ज़ाम में बहुत पूछता है, उसी कारण चार्जमेंट में भी दे दिया है। तो चलिए हमने 3 पढ़ लिया था, उसके आगे हम देखते हैं। फंक्शनल तक हमने देखा था, शॉर्ट में आप देखना है तो आप समझ सकते हैं। बेसिक बजट जो हम घर में बनाते हैं सिंपल बजट बोलते हैं, जिसमें डेबिट साइड रख दीजिए, क्रेडिट साइड रख दीजिए, ठीक है। साधारण बजट जिसे एक्सेल सीट में भी बना सकते हैं आप, मतलब साधारण एक्सेल सीट में या सिंपल पेपर में। शॉर्ट टर्म बजट हमने बताया थे कि 1 महीने 2 महीने के लिए एनालिसिस करने के लिए कोई बजट बनाया जाए तो उसे हम शॉर्ट टाइम बजट करते हैं। जैसे देखना है कि 1 महीने में कितना खर्च होता है कोई भी जॉब बनाने में या कोई भी परफॉर्मेंस करने में, कि 1 महीने में कितना खर्च हुआ। यदि आप शॉर्ट टाइम देखना चाहते हो तो आप शॉर्ट टाइम बजट का यूज़ कर सकते हैं। हेमंत साउंड बंद रखें, ठीक है। एडवांटेज ये होता है कि शॉर्ट टाइम बजट में जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं या हमारे शॉर्ट टर्म रिसोर्सेस होते हैं उसको हम मतलब ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर फिक्स्ड बजट बनाया था कि ऐसे बजट एक्सपेंसेस होते हैं निर्माणियों में या फिर कंपनीज में जो फिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया था कि रेंट हो गया, LIC का कोई किस्त हो गया, ठीक है या डेप्रिसिएशन रेट हो गया, जो फिक्स होते हैं। तो फिक्स में आपका जो निश्चित अमाउंट है तो वो फिक्स ही रहेगा, मतलब चेंजेबल नहीं रहेगा। कैश बजट में हमने बोला केवल कैश का अध्ययन करते हैं, कैश जो आपका इनफ्लो हो रहा, आउटफ्लो हो रहा, मतलब ये जनरली किस में होता है, बैंकिंग में होता है। और आपके फैक्ट्री में यदि बात करें तो कैश ऑफिस में होता है, कि मतलब टोटल बैंक से हमने कितना पैसा लाया, जैसे 1 करोड़ लाया, अब वो कैश रखा हुआ है, उसमें से कितना किस दिन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो महीने भर में कहाँ कहाँ खर्च किया, दैट मीन्स सैलरी में। तो पहले तो कैश का ज़्यादा यूज होता था, हमने पढ़ाया हुआ है। अब तो सब ऑनलाइन हो गया तो कैश का काम कम हो गया है, सब ऑनलाइन हो गया। तो इनफ्लो और आउटफ्लो जहाँ कैश से संबंधित काम होता है तो कैश का कैलकुलेशन कराने के लिए भी बजट बनाते हैं कि साल भर में टोटल कितना कैश हमको लगता है और कैश कितना देना पड़ता है ये। तो कैश पर पूरा फोकस होता है यहाँ पर कैश बजट में। फ्लेक्सिबल बजट मतलब है एक ऐसा बजट है जिसमें क्या चेंज होते रहते हैं, मतलब हर महीने कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो ऐसे फ्लेक्सिबल बजट में हम ले सकते हैं कि इसमें जनरली क्या होता है, 3 महीने का निकाल लिया जाता है कि फर्स्ट मंथ में कितना आ रहा, सेकेंड में निकाला फिर वेरिएशन मिला, फिर थर्ड मंथ में निकाल वेरिएशन। तो ऐसे मतलब बजट में प्लान किया जाता है। जो डिफरेंट लेवल एक्टिविटीज़ एक्सपेंसेस होते हैं
अलग अलग लेवल में जो होता है अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे मतलब बोले कि जनवरी में कितना कुछ हुआ, फरवरी में कुछ हुआ, मार्च में कुछ हुआ, या लेवल की बात करें तो कोई भी जॉब ले लीजिए, ठीक है, उसका फर्स्ट लेवल माने समझ लो आपका जो मटेरियल ला रहा है सेक्शन तक, तो मटेरियल में ट्रांसपोर्टेशन या फिर जो लेबर चार्ज हुआ वो कितना हुआ। उसके बाद अगले स्टेप में गए कि टर्निंग में जॉब लगा तो टर्निंग में कितना मतलब लेबर जा रहा है। उसके बाद फिर आपका मशीनिंग गया तो वैसे मतलब किसी भी लेवल पे कर सकते हैं या कोई विशेष एक्टिविटी ले सकते हैंगे, ठीक है। और मगर ये होगा फ्लेक्सिबल में इतना याद रखना है कि एक्सपेंसेस जो है कम ज़्यादा हूँ। जैसे आपका डेली रूटीन का जो खर्च होता है या स्टेशनरी में खर्च, टूल में खर्च, ये आपका चेंज होते रहते हैं। पीस वर्क भी हो गया, पीस वर्क भी चेंज होता है, किसी में दिन ज़्यादा किसी में कम होता है। फंक्शनल बजट हमने बताया था, कोई भी फंक्शन या ऑपरेशन ले लीजिए, उस ऑपरेशन में कितना खर्च हुआ या उस फंक्शनल ऑपरेशन में कितना खर्च हुआ, उस पर यदि हम बनाते हैं तो आपका फंक्शनल बजट कहलाता है। तो ये एक्चुअली होल बिजनेस है, मास्टर बजट से लिया जाता है कि पूरा बिजनेस है। जैसे हमारा फैक्ट्री में पूरा बजट है, तो फैक्ट्री में यदि हम देखें तो क्या होता है, स्टोर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में खर्चा होता है, मटेरियल में खर्चा होता है, दूसरा लेबर में खर्चा होता है, उसके बाद मेंटेनेंस में खर्चा होता है, ठीक है, इसके बाद लेबर वेलफेयर में खर्चा होता है। तो ये अलग अलग मतलब आपके हेड हैं। यदि एक ही हेड ले लीजिए कि लेबर वेलफेयर, तो ये क्या हो गया, बिजनेस का एक पार्ट हो गया कि हम लेबर पर देखना चाहते हैं कि लेबर पर कितना खर्च हो रहा है, ठीक है। मटेरियल छोड़ दीजिए, बाकी छोड़िए लेबर। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में या मास्टर बजट में से कोई एक पार्ट ले लीजिए और उस पार्ट का यदि हम बजट बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं फंक्शनल या ऑपरेशनल बजट, ठीक है। तो दिस इज़ द गुड ऑप्शन फॉर व्हेन यू आर ओवर हॉलिंग आ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और फंक्शंस ऑफ द बिजनेस। जब किसी भी मतलब डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक हिस्से को लेते हैं या फंक्शंस को लेते हैं और उस पर भी हम अपना ओपिनियन बनाना चाहते हैं, दिस इज़ अ गुड ओपिनियन फॉर व्हेन। तो यू नीड टू बेटर पिक्चर ऑफ व्हाट दैट स्पेसिफिक फंक्शन डिपार्टमेंट इन कॉस्टिंग द बिजनेस, ठीक है। मतलब बिजनेस का कोई एक पार्ट में खर्चा। मास्टर बजट में ओवरऑल पिक्चर होती है। मास्टर बजट भले संक्षिप्त होगा परंतु ओवरऑल रहेगा। इसमें लेबर का भी खर्चा बताएगा, लेबर में कितना इन्वेस्ट किया, मशीन में कितना हुआ, ठीक है, मटेरियल में कितना हुआ है, अदर एक्सपेंसेस कितना हुआ। तो जैसे ओवरऑल सबसे बड़ा बजट जो होता है वो मास्टर बजट होता है। तो फैक्ट्री में हमारा ओवरऑल बजट बनता है। तो इसमें क्या होता है, जनरली यदि हम बोले तो बहुत डिटेलिंग नहीं रहती है, मगर पूरा ऑर्गेनाइजेशन का बजट रहता है। यदि हम पूरा फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री की हर चीज़ का इसमें वर्णन रहेगा। यहाँ तक इवन तक रहता है कि इंडिविजुअल पर कितना, इंडिविजुअल मतलब लेबर हो गया, मैनेजरियल स्टाफ हो गया, इस पर भी एक्सपेंसेस या इनकम जो होता है वो भी दिखता है, मगर एट ग्लांस दिखेगा। एट ग्लांस का मतलब होता है विस्तृत रूप में, एक ही बार में दिख जाता है पूरा, जिसे समरी बोलते हैं ना, समरी। तो वैसे ही मास्टर बजट जो होता है एक प्रकार से समरी है, क्योंकि हमने बोला कि फैक्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया आपका, एफ&ए डिपार्टमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन सेक्शन हो गया आपका, स्टोर सेक्शन हो गया, वेलफेयर सेक्शन हो गया, यार्ड स्टेट सेक्शन हो गया। तो हर हिस्से में कुछ ना कुछ खर्च होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। तो यदि हम 10 डिपार्टमेंट हैं तो 10 डिपार्टमेंट को इकट्ठा कर देते हैं तो वो मास्टर बजट बन जाता है। और अलग अलग डिपार्टमेंट का यदि आप ले रहे हैं तो वो ऑपरेशनल बजट बन जाता है कि हम एक डिपार्टमेंट का बस खर्चा निकालना चाहते हैं कि साल भर में कितना खर्च हो रहा है या कितनी इनकम होता है। इसमें बजट का मतलब दोनों होता है, हमेशा याद रखें। बजट शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक्सपेंसेस प्लस इनकम, ठीक है। मतलब आपका इनकम और एक्सपेंसेस, इनकम कितनी है और एक्सपेंसेस कितना, उसी को बजट बोलते हैं। बजट में एक चीज़ कभी नहीं होता है कि हम एक्सपेंसेस बस दर्शाते हों, ठीक है। इनकम ज़रूरी होती है कि आपका एक साथ जो क्रेडिट साइड इनकम होगा और डेबिट साइड जो होगा हमारा एक्सपेंसेस होगा। ये दो चीज़ आपको याद रखना है। परफॉर्मेंस बजट, ठीक है। परफॉर्मेंस मतलब आपके परफॉर्मेंस देखना कि आपका कितना मतलब आपका बजट या आय में वृद्धि हुई है।
मतलब जनरली क्या होता है, जैसे टर्नओवर शब्द आता है ना, एक बहुत आपने टर्नओवर शब्द समझा होगा कि 2000, जैसे 2021-22 में आपका टर्नओवर इतना था, फिर 22-23 में इतना टर्नओवर हुआ, तो उसमें वेरिएशन होता है। तो परफॉर्मेंस निकालते हैं कि हमारे बजट में क्या चेंज आया है, ठीक है, उसमें कितना वृद्धि हुआ है। तो मतलब परफॉर्मेंस बजट एक प्रकार से बोले तो डिफरेंसेस निकालता है कि मतलब 3 साल का निकाल लीजिए और वो उसके बीच में अंतर करिए। तो इसमें क्या है, कॉलम बना लेते हैं कि भाई 2020 में कितना खर्च हुआ, 21, 22, 23, 24, और उसके बीच जो वेरिएशन निकलता है कि हम प्लस में जा रहे हैं या माइनस जा रहे हैं, तो उसका वो जो बजट निकालते हैं उसको परफॉर्मेंस बजट बोलते हैं। तो द परफॉर्मेंस बजट इज डिजाइन टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है, जो बिजनेस के एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, उसके परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है कि आपका जो आउटपुट आ रहा हैगा, तो आउटपुट में जो हमारा कॉस्ट लग रहा है उसमें कितना परफॉर्मेंस सुधरा है, ठीक है। मतलब क्या है, जो बिजनेस में आप इनकम लगा रहे हैं, मतलब आप पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, पैसा खर्च करने के बाद क्या आउटपुट उस हिसाब से आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब परफॉर्मेंस में सुधार हुआ नहीं। यदि आपका परफॉर्मेंस उच्च है मतलब प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट होता है तो उसको बोलते हैं कि आपका परफॉर्मेंस बजट। यदि लॉस होगा तो भी परफॉर्मेंस बजट होगा। तो परफॉर्मेंस बजट एक्चुअली क्या होता है, ये बताता है कि पूरे बिजनेस में हमको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, कि जो भी है इन्वेस्ट करते हैं उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं है। तो ये लास्ट लाइन में देखेंगे कि कब यूज किया जाता है। परफॉर्मेंस बजट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई कॉस्टली मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड डिटरमाइन इफ सर्टेन फंक्शंस आर क्रिएटिंग एन ROI, ठीक है। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो आप खर्च कर रहे हैं, जैसे 1 करोड़ रुपए बिजनेस में खर्च किया, तो करीबन 1 करोड़ 20 लाख तो बनने चाहिए, ठीक है। साल भर में हमारे बजट में 20 लाख 25 लाख या डबल वृद्धि होना चाहिए। यदि वृद्धि नहीं हो रही है तो भी आपका माइनस हो रहा है, तो वो है परफॉर्मेंस बताएगा कि आपकी कितनी है। तो मेन चीज़ आपको याद रखना कि ROI जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, कि हमने इन्वेस्टमेंट किया और उसमें फ़ायदा कितना हुआ। जैसे हमने बोला ना कि 20 का बजट निकाल लीजिए, 21 का, 22 का, 23 का, और एक ग्राफिकल या मतलब एक टेबुलर फॉर्म में डाटा को करिए और आप डिफरेंसेस देखिए कि हर साल आपके कॉस्ट कितना लगाया, पूंजी कितनी लगाया, और आउटपुट कितना आया, और प्रॉफिट नुकसान कितना आया। तो जब हम इस प्रकार का बजट बनाते हैं तो उसको परफॉर्मेंस बजट बोलते हैं। जनरली ये इन्वेस्टमेंट बेस होता है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया और हमको रिटर्न कितना मिला, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ये लास्ट में बजट की समरी हमको देना पड़ती है कि जैसे कभी कभी बोर्ड मांगता है कि 10 साल का रिकॉर्ड भेजिए, हमेशा याद रखिए ये मांगता है बोर्ड कि 10 साल का परफॉर्मेंस बजट भेजिए, ये 10 साल का बजट भेजिए। तो 10 साल का बजट भेजते हैं तो फिर हमको अलग अगला बजट प्रोवाइड करते हैं। वो एक्चुअली वो परफॉर्मेंस देखते हैं कि जितना बजट अलोकेट हो रहा है उसका सदुपयोग हो रहा है नहीं, हमारे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, ठीक है। मतलब हमने 1 करोड़ लगाया तो 1.25 करोड़ आया है नहीं, ऐसा तो नहीं 1 करोड़ लगा रहे हैं और आप लॉस में चल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हमने पैसा बढ़ा के दिया उसके बाद भी लॉस में चल रहा है, तो ये परफॉर्मेंस बजट में आ जाएगा। स्टैटिक बजट शब्द से ही समझ में आता है कि मतलब ऐसा बजट होगा जो उनके लिए बनाया जाएगा उस पर्पज़ से जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो होती स्टैटिक होती, स्टैटिक माने फिक्स है, निश्चित है, ठीक है, चेंजेस नहीं होते हैं। द पर्पज़ फॉर स्टैटिक बजट इज़ टू अकाउंट द स्टैटिक एक्सपेंसेस, ऐसे खर्च जो निश्चित है, जैसे 5,000 होना है तो 5,000 होना है, ठीक है। जैसे हमने बोला ना कि इंश्योरेंस बीमा, इंश्योरेंस यदि है आपकी मशीनरी का है या फिर ये आपका स्टोर का है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस है, तो उसकी एक किस्त होती है हर महीने की, वो उतना ही जाना है, तो वहाँ फिक्स हो जाता हैगा। तो कुछ चीज़ होती है कि जैसे हमने फिक्स्ड वाले बजट में बनाया था, फिक्स बजट में भी जनरली वही होता है, स्टैटिक में भी आपका वही, तो उसमें आपका चेंज नहीं होते, वन चेंज। एडवांटेज क्या है स्टैटिक बजट, अलाउ फॉर द फोकस लुक एट द फिक्स्ड एक्सपेंसेस,
तो जो फिक्स्ड बजट हमने बताया था उसमें भी सेम हम लगभग बताए थे कि फिक्स एक्सपेंसेस का करते हैं, दैट रिमेन कांस्टेंट डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस इन सेल्स वॉल्यूम ऑफ रेवेन्यू। मतलब यहाँ पर बोल दिया है कि चाहे आपका उत्पादन कितना भी ज़्यादा हो जाए, चाहे कितना भी ज़्यादा सेल हो जाए, मगर जो बजट है उसमें फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि हम बजट किसका बना रहे हैं, स्टैटिक चीज़ों का बना रहे हैं, हम पूरा फैक्ट्री का नहीं बनाने बैठे हैं। जैसे हमने बोले ना, रेंट का बना रहे हैं, इंश्योरेंस का बना रहे हैं, लाइसेंस फीस का बना रहे हैं, तो ये फिक्स होता है, साल के दौरान आपका फिक्स होता है। तो इनका बजट बना रहे हैं जो स्टैटिक चीज़ है, जो साल के दौरान चेंज नहीं होती हैं। तो ऐसे चीज़ों का जब हम बजट बनाते हैं तो स्टैटिक बजट कहलाते हैं। तो जनरली ये फिक्स एक्सपेंसेस पे करते हैं और उत्पादन से कोई डिपेंड नहीं करता ये तो, क्योंकि आपका यदि रूम का किराया, यदि हम बोलें या कारखाने का किराया 5 लाख है महीने, तो आप उत्पादन जितना भी करिए, ठीक है, 1 करोड़ से 10 करोड़ कर लीजिए, मगर किराया उतना ही रहना है। इसी प्रकार यदि आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है स्टोर का, ठीक है, एक स्टोर के एरिया के इंश्योरेंस कराया है, तो आप उसमें माल जितना भी रखें, कम करें, तो इंश्योरेंस तो उतना ही होगा, प्रीमियम जो आएगा वही आएगा। तो ये आपका स्टैटिक बजट है। अब ये कुछ डेफिनेशन और कुछ शब्द से याद रखेंगे। कैन बी यूज फॉर द स्टैटिक एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल शू फैक्ट्री माइट यूज द स्टैटिक बजट टू अकाउंट फॉर वेयर हाउसिंग एक्सपेंसेस ऑन द। यहाँ पर एक एग्जांपल बताया है कि मान लीजिए कि एक जूते बनाने वाली कंपनी है, तो उसके लिए स्टैटिक बजट क्या होगा, जो वेयर हाउस में एक्सपेंस कर रहा है। तो वेयर हाउस जहाँ पर वो जूते रख रहा है स्टोर में, तो उसका एक किराया है, ठीक है, तो जो भी किराया है उसका एक फिक्स है, उसमें एक्सपेंसेस कर रहा है। यदि 10 वेयर हाउस लिया हुआ है तो 5 साल के लिए ले लेते हैं, फिक्स रहता है उसका अमाउंट कि भाई 5 साल तक आपको इतना देना है हर साल। तो वेयर हाउसिंग एग्जाम्पल जैसे हमने बता दिया। तो जो रेंट का हमने बताया था ना, तो वही चीज़ है इसमें। लेबर बजट शब्द से ही समझ में आता है, इसमें मटेरियल नहीं लेना है, दुनिया भर का एक्सपेंसेस नहीं लेना है, लेबर पे कितना खर्च कर रहे हैं इस पर भी होगा। तो ये आपके एक प्रकार से डिपार्टमेंटल या फंक्शनल बजट के फॉर्म में भी आ जा सकता। तो ट्रैकिंग द कॉस्ट ऑफ द लेबर इन रिलेशन टू रेवेन्यू, ठीक है, तो जो भी हमारा रेवेन्यू है, जो आय का साधन है, मतलब लेबर है, तो लेबर पे आप कितना कॉस्ट खर्च कर रहे हैं, तो जब उसकी ट्रैकिंग करना होता है तो हम लेबर बजट बनाते हैं। जो लेबर बजट मतलब एसएमएस पर बजट बनेगा कि हमारे पास कितने एसएमएस का काम है और हमने लेबर को कितना पेमेंट कर दिया, कितनी बुकिंग कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो जनरली ये वाला भी हम लेबर बजट भी बनाते हैं। तो मास्टर बजट में सारे बजट आ जाते हैं लगभग। तो मास्टर बजट में हम बनाते हैं टोटल कितने घंटे का काम हमारे पास है और उसमें से कितने % काम हो गया है या कितने एसएमएस का काम हो गया है, वो हम इसमें बनाते हैं। पार्ट ऑफ द मास्टर बजट, तो मास्टर बजट का एक पार्ट है, हमने बताया था कि मास्टर बजट में सारे बजट आ जाते हैं। यदि हम मास्टर बजट की बात करें तो लेबर बजट भी है, मटेरियल बजट भी है, एक्सपेंसेस भी है, वेलफेयर भी है, एवरीथिंग है मास्टर बजट। तो मास्टर बजट का ही एक पार्ट हो सकता है। द लेबर बजट फोकस सोली ऑन द लेबर ऑफ मोर स्पेसिफिक व्यू ऑफ द इंडिविजुअल एक्सपेंसेस। तो ये शब्द याद रखना है कि लेबर बजट में लेबर या इंडिविजुअल पर कितना खर्चा कर रही फैक्ट्री, उस पर है। मतलब पीस वर्क दे रही है, ओटी दे रही है, आपका वेलफेयर का सीजीएसएस दे रही है, या हॉस्पिटल सुविधा, जो जो आपका एक्सपेंसेस कर रही है एक पर्टिकुलर लेबर में जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस करती है, तो वो कितना कर रही है। जब उसका बजट बनाया जाता है कि हर महीने कितना खर्च है, साल भर में कितना खर्च होता है, तो लेबर बजट कहलाता है। इसमें आपका है कि बिजनेस कैन यूज लेबर बजट टू ट्रैक जनरल लेबर कॉस्ट एंड प्लान फॉर द अपकमिंग। तो देखिए यहाँ पर जनरल लेबर का जैसे जिक्र किया कि जनरल लेबर, तो जो जनरल लेबर का आप लोग पूछ रहे थे क्वेश्चन, मतलब मैनुअल में, फैक्ट्री मैनुअल में कभी जनरल मैनेजर आपको जनरल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो हमने नेट से लिया है, क्योंकि ये आपके कहीं भी मैनुअल में लेबर बजट का है ही नहीं है, ठीक है। हमने बीच में बताया था कि लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन बने हैं, यदि हम 16 का पेपर देखें और 20 का पेपर देखें, तो मैक्सिमम इंटरनेट से बना हुआ है। और इंटरनेट में हमने बताया है कि कमर्शियल अकाउंटिंग का यूज़ किया जाता है। तो जहाँ कमर्शियल अकाउंटिंग का होता है वहाँ 14-15 प्रकार के बजट का यूज़ होता है।
तो वहाँ पर हमें बोलते हैं भाई कॉमन लेबर या जनरल लेबर की बात करते हैं, ठीक है। तो जनरल लेबर प्लान फॉर, तो यहाँ पर है जैसे बोला है कि जनरल लेबर कॉस्ट और प्लान टू अपकमिंग द रिडक्शन और इंक्रीज द लेबर नीड। तो लेबर नीड मतलब आपके जो वर्कर है या श्रम की आवश्यकताओं के अनुसार से उसके में इंक्रीज करना, लेबर को इंक्रीज करना या कम करना, तो ट्रैक करने के लिए हमें को ये बजट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ जनरल लेबर देखें, यदि मतलब ई कॉमर्स के हिसाब से, तो वो दोनों प्रकार का आ जाता है, डे वर्कर भी आ जाएगा आपका फुल कम, परंतु लेबर शब्द का यूज जो होता है, ठीक है, लेबर यदि बात करें तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ जनरली आ जाता है, और आपका नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय सॉरी डे वर्कर और पीस वर्कर। यदि नॉर्मल यदि बात करेंगे लेबर की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो पीस वर्कर और डे वर्कर। तो कंपनी में पीस वर्कर शब्द नहीं होता है, ठीक है, पीस वर्क और डे वर्क ऐसा नहीं होता है, केवल लेबर होता है। जो प्राइवेट कंपनी है, निगम की बात करेंगे, तो वहाँ पीस वर्क सिस्टम नहीं चलता है। पीस वर्क सिस्टम शायद डिफेंस में ही चलता है, बाकी जगह जो होता है इंसेंटिव चलता है, ठीक है। तो एक्चुअली इसलिए बाहर से क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या करना है। इसके बाद आ जाते हैं लेबर टर्नओवर, ठीक है। लेबर टर्नओवर जो होती है ये भी आपके कोर्स में सिलेबस में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी भी मैनुअल में, फैक्ट्री के किसी भी मैनुअल में लेबर टर्नओवर के बारे में चर्चा नहीं होगी, ठीक है। लेबर टर्नओवर जो शब्द होता है ई कॉमर्स का है। जनरली जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, ठीक है, लिमिटेड होती है, तो वहाँ सबसे बड़ा लेबर की समस्या रहती है, ठीक है। आप देखते हो ना कि लेबर आती है छोड़ के चली जाती है, जॉब उसको पसंद आया तो ठीक है, उसके हिसाब से नहीं हुआ तो छोड़ देती है। तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ी समस्या होती है लेबर टर्नओवर की। लेबर टर्नओवर मतलब यदि बोला टर्नओवर तो बोलता है एक प्रकार से आपका टोटल कितना लेबर है, परंतु यहाँ लेबर टर्नओवर का मतलब ये होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में लेबर टर्न ओवर कर दी, मतलब जॉब छोड़ के चली जाती है। तो जॉब छोड़ने की यदि परंपरा देखें तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नहीं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कोई भी जॉब नहीं छोड़ता है। तो ये लेबर टर्नओवर जो है हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अप्लाई बहुत कम ना के बराबर होता है, परंतु प्राइवेट कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, इसमें क्या होता है लेबर टर्नओवर बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि आप जिस लेबर को एक्सपर्ट करते हो, अब थोड़ा उदाहरण हम ले रहे हैं कि जैसे लिमिटेड होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, आपके भी मित्र दोस्त या रिश्तेदार होंगे, कोई मतलब आईटी कंपनी में होगा, तो वो जनरली क्या बोलते हैं फलाने आईटी कंपनी में 10 लाख का पैकेज है। उसके बाद 3 साल बाद 2 साल बाद छोड़ते, वो कंपनी छोड़ दिया, अब वो 30 लाख वाले पैकेज में काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर बदला 5 साल बाद उससे मिली, अरे क्या हुआ, अरे वो छोड़ दिए, अब 50 लाख का पैकेज मिल गया। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है कि प्राइवेट कंपनियों में लेबर जैसे स्किल होते हैं, काम को जानने लगते हैं, तो वो उसको छोड़ के दूसरे, क्योंकि दूसरी कंपनी उसको ऑफर देती है कि जितना एक्सपीरियंस बंदा होगा उसको उसकी सैलरी उतनी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो बाहर यही चल रहा है कि आप कितनी कंपनी छोड़ते हो। आप 10 कंपनी छोड़ के 15वीं कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपकी पेमेंट जो होगी 10 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो ये लेबर टर्नओवर की समस्या जो है आपके प्राइवेट क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आपका आया है, लास्ट ईयर का पेपर में देखेंगे लेबर टर्नओवर मिलेगा, 16 वाले पेपर में लेबर टर्नओवर मिलेगा। तो ये इंट्रोड्यूस हो गया, इसलिए हम इस बार सिलेबस में रखें, पिछले साल हमने नहीं पढ़ाया था, क्योंकि 20 में हमारे क्वेश्चन लेबर टर्नओवर से 3-4 क्वेश्चन आ गए हैं, इसलिए लेबर टर्नओवर को हमने रख दिया है, ठीक है। तो लेबर टर्नओवर का सिंपल मतलब है जो हमने बताया ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर के इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों ही है। बड़ी समस्या क्या है, डिक्रीज होना, कि अचानक छोड़ देना, तो वो एक समस्या बनी रहती है। उसे वो क्यों बनती है उसी के बारे में हमको पढ़ना है कि लेबर टर्नओवर एक्चुअली होता क्या है, क्यों व्यक्ति काम को छोड़ के चला जाता है, उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, उसी का अध्ययन करेंगे। तो मीनिंग यदि हम देखें कि लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है, लेबर टर्नओवर, तो लेबर टर्नओवर इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू और आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारी हैं या लोग हैं उनके अंदर आने और बाहर जाने के मूवमेंट को, मतलब जॉब को ज्वाइन करना और छोड़ना, तो ये मूवमेंट होता है। जैसे 500 लोग जो ने ज्वाइन किया, हमने एक वैकेंसी निकाला, 1000 पद खाली है और 500 लोगों ने ज्वाइन किया, 6 महीने करने के बाद 300 चले गए, ठीक है, 300 चले गए, 200 ही बचे। अब कंपनी का काम तो रुका हुआ, उन्होंने फिर वैकेंसी निकाली कि भाई 1000 पद खाली हैं। उसके बाद फिर पता चला भरा 700 लोग आए, 300 नहीं आए, और फिर कुछ समय काम करने के बाद उनको लगा यार यहाँ तो सैलरी कम है, फिर छोड़ के चले गए। तो एक्चुअली क्या है, मतलब कर्मचारियों या लेबर का ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ना और अचानक बीच में छोड़ के चले जाना। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट एक परसेंटेज में होता है कि 25% आए और उसमें 10% चला गया, तो अगली बार भर्ती हम निकालेंगे 50% की। अब 50 में साल भर में कुछ लोग क्या होता है कि 20% ऐसे होते हैं जो पूरा साल काम करते हैं और 30% होते हैं जो अधूरे काम पे ही छोड़ के चले जाते हैं, उनको पसंद नहीं आता, या तो सैलरी बहुत कम होती है या फिर आपका जो घर है उससे काफ़ी दूर जाना पड़ता हैगा। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनके कारण लेबर जो होते हैं जॉब को छोड़ते हैं। तो जॉब को छोड़ना, ज्वाइन करना, ये जो मूवमेंट होता है इसी को लेबर टर्नओवर बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ यूजली कन्वीनियंट टू मेजर इट बाय द रिकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ द फर्म हु लीव्स एनी रीजन। तो लेबर टर्नओवर का भी अध्ययन किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है कि हमने कितनी भर्ती निकाला, तो हमारे पास एग्जिस्टिंग कितने लेबर थे, ठीक है, हमने साल के प्रारंभ में कितनी भर्ती किया और बीच में कितने कितने छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, कितने परसेंट छोड़ के गया है। उसके बाद फिर हमको ज्वाइन करना, फिर अगले साल का प्लानिंग करना पड़ेगा कि हम 500 लेते हैं, 300 छोड़ के चले जाते हैं, तो इस बार 700 ले भर्ती कर लेते हैं क्योंकि मालूम है कि कुछ लोग तो छोड़ के चले जाएंगे। तो ये एक प्रकार से मेज़रमेंट किया जाता है, पूरा आकलन किया जाता है, एनालिसिस करते हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण जो आपका लेबर जो है वो मूव कर जाता है, जॉब को छोड़ देता है। तो उन्हीं कारणों को ओवरकम करना, मतलब जो हमारे कारण हैं उनका निदान करना ताकि जो लेबर है वो जॉब को छोड़ के ना जा सकें, तो ऐसा प्रावधान करना। तो लेबर टर्नओवर इज़ द रेट ऑफ द चेंज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंसर्न्स ड्यूरिंग द डेफिनिट पीरियड। किसी एक मतलब निश्चित तिथि ले लीजिए, जैसे हमने जनवरी, फरवरी, मार्च या 3 महीने का क्वार्टर ले लीजिए, तो कि 3 महीने में कितने लोगों ने, ठीक है, लेबर टर्नओवर किया, मतलब जॉब छोड़ के चले गए, कितने ऐसे श्रम थे जो लगे और आपके चले गए। तो पर्टिकुलर या डेफिनेट पीरियड का मतलब वही है कि आप पूरा 1 साल ले सकते हैं कि पूरे साल के दौरान कितने नए आए और कितने छोड़ के जॉब चले गए, या आप क्वार्टरली ले सकते हैं, मंथली ले सकते हैं, उस पर अध्ययन कर सकते हैं। क्या कारण है कि आपके लेबर जो है वह जॉब को छोड़ के चले जाते हैं, कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर। फैक्ट्री में भी है, ठीक है, फैक्ट्री में मगर टर्नओवर है किस केस में है कि ट्रांसफ़र के केस में है। नौकरी कोई नहीं छोड़ना चाहता है क्योंकि सरकारी जॉब मिलती नहीं है। आपका टर्नओवर क्या हो रहा है, लेबर टर्नओवर, कि आपका घर भाई जैसे यूपी में है या कोलकाता में कहीं पर भी है, यदि वहाँ पर नज़दीकी फैक्ट्री है तो आप क्या ट्रांसफ़र लगा रहे हैं कि वहाँ चले जाना। मतलब क्या है, यहाँ आप किससे खुश नहीं हैं कि आपके जो घर से काफ़ी दूर है और पारिवारिक स्थिति या परिवार में ऐसे घर में लोग हैं जिसकी लायबिलिटी आपके ऊपर है, पूरा दायित्व है। यदि घर में माँ बस है या बूढ़े पिता, माता पिता है या बहन है, ठीक है, जिसमें आपको बार बार जाना पड़ रहा गाँव, तो उस कंडीशन में आप क्या जॉब छोड़ के जाते हैं। परमानेंट तो भले नहीं जाते हैं मगर क्या हम हो सकता है ट्रांसफ़र ले, तो एक फैक्ट्री के लिए लेबर टर्नओवर ही कहलाएगा, ठीक है। यदि जीसीएफ से कोई जा रहा है तो वो लेबर टर्नओवर कहलाएगा, जहाँ पर ज्वाइन हो रहा है वो उसके लिए वो लेबर टर्नओवर है। तो लेबर टर्नओवर मतलब ये नहीं कि जॉब छोड़ना, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी लेबर आ रही है और कितनी जा रही है, जो उसका रेशियो होता है या रेट होता है, ठीक है, एक दर होती है, उसी दर को हम लेबर टर्नओवर कहते हैं। तो कारण में देखें तो जनरली 2 ही कारण होते हैं लेबर टर्नओवर के, एक अवॉइडेबल रीज़न होता है, एक अनअवॉइडेबल रीज़न होते हैं, ठीक है।
अवॉइडेबल माने परिहार कारण जिसका हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे बोले यार अवॉइड करो यार, जैसे आपके कोई कंपनी है जो सैलरी है आपको 25,000 रखी हुई है, ठीक है, 25,000 दे रही है, और इसके बाद क्या है आप 6 महीने साल भर करते हैं, पेमेंट ही नहीं बढ़ाई, उतना ही रखा हुआ है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि यार दूसरा जॉब ढूंढेंगे तो इससे भी कम पैसा मिलेगा, तो आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हो, अवॉइडेबल हो सकता है, ठीक है। या ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जहाँ बहुत शोर शराबा है यार, नॉइजी है, ठीक है, तो नॉइजी है तो आप क्या है, हो सकता है कि हेलमेट पहन लें या कुछ चीज़ आप कानों में लगा लें जिससे आवाज़ नहीं आएगी। तो ऐसे कुछ कारण है जिसको अवॉइड किया जा सकता है, मतलब अलग कर सकते हैं। और दूसरा होता है अनअवॉइडेबल रीज़न। अनअवॉइडेबल रीज़न में क्या होता है, आपको जॉब छोड़ना ही पड़ता है, उसको मतलब अवॉइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे हमने बीमारी वाला बोला कि आप मतलब किसी मल्टीनेशनल या प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं दुबई में, सपोज दुबई में है, और इंडिया में आपके माँ बाप जो है बहुत बीमार हैं, तो आपको क्या होगा, जॉब छोड़ना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आप जॉब छोड़ ही दें। या ये होता है कभी कभी कि हस्बैंड वाइफ एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं और वाइफ का ट्रांसफ़र हो गया और बच्चे भी दूसरे जगह हैं, तो वाइफ और बच्चे या परिवार को देखने के लिए ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसको छोड़ना ही पड़ता है। तो अनअवॉइडेबल में मतलब आ जाता है कि हमको जॉब वहाँ से छोड़ना है। तो जनरली दो है, अवॉइड मतलब जिसको आप दरकिनार कर सकते हो। जैसे आपका भाई पैसा नहीं बढ़ा रहा है तो चलो ठीक है, मतलब साल में ही बढ़ा रहा, कुछ बढ़ा रहा तो अवॉइड कर दिया। तो यहाँ देखे कुछ कारण है, परिहार कारण मतलब जिसको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं, उपेक्षा कर सकते हैं। डिससेटिस्फेक्शन विद द वेजेस और रिवॉर्ड, आपको जो वेजेस मिल रहा है या आपको रिवार्ड मिल रहा है आप उससे खुश नहीं हैं, ठीक है, खुश नहीं है। जो भी आपका मतलब जैसे रिवार्ड का मतलब यहाँ इंसेंटिव बोनस वोनस कुछ दे रहे हैं, और वेजेस माने सैलरी है। तो लो पे और अलाउंसेस, नो अपॉर्चुनिटी टू मूव टू हायर पेइंग जॉब, मतलब क्या है, आपको पेमेंट पे कम कर रहे हैं, अलाउंस भी ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, परंतु नो अपॉर्चुनिटी टू मूव टू हायर पेइंग जॉब, और आपको ऊपर वाले जो प्रमोशन है ना हायर पेइंग जॉब में भी आपको नहीं रख रहे हैं। तो ऐसे की स्थिति में आप छोड़ भी सकते हैं मगर अवॉइडेबल रीज़न है, ठीक है, मतलब आपका लो पे है, हो सकता है आप भर्ती उसे है या आपकी स्किलनेस उतनी हो कि आपको लो पे में ही काम करना, आपको अपग्रेड नहीं किया जा रहा है। तो कभी कभी होता है कि व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, यार मैं 10वीं पास हूँ, ITI किया हूँ, यदि मेरे को जब मतलब चार्जमैन नहीं बना रहे या हायर पोस्ट में नहीं कर रहे हैं तो वो सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है, कि यार ठीक है उसको मान लेते, तो वो अवॉइड करता है कुल मिला के रीज़न को। अब वो दोनों प्रकार के हो सकता है, कुछ क्या होते हैं कि छोड़ के भी चले जाते हैं जॉब, और कुछ क्या होते हैं अवॉइडेबल। डिससेटिस्फेक्शन विद द वर्किंग कंडीशन, तो कभी कभी वर्किंग कंडीशन से आप असंतुष्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम जैसे बोले नॉइज़, बहुत आवाज़ आ रही है, आप जैसे सपोज उसमें काम कर रहे हैं, भट्टी में काम कर रहे हैं या फर्नेस में काम कर रहे हैं, जैसे फाउंड्री फैक्ट्री है, जैसे GIF है, ठीक है, GIF फैक्ट्री में यदि कोई काम कर रहा है और फाउंड्री में काम कर रहा है तो वहाँ तो आवाज़ आएगी ही। आप फैक्ट्री में काम करते होगे, दसों मशीन सैकड़ों मशीन आपके सेक्शन में चलती है, दिन भर आवाज़ आती है, ठीक है, नॉइज़ है ना, उसके बावजूद भी क्या करते हैं आप, अवॉइडेबल करते, क्योंकि वो जॉब की टेंडेंसी है वो उसी टाइप के है। यदि कोई हीट में काम कर रहा फर्नेस वर्नेस में, वो भी सहन कर लेता है, ह्यूमिडिटी है वो भी सहन कर लेगा, ठीक है। अनसैनिटरी कंडीशंस है ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसके फेवरेबल कंडीशन नहीं है फिर भी वो कर ले रहा है। डेंजरस प्रोसेस है, पुअर लाइटिंग है, लाइट भी सही नहीं है, नाइट शिफ्ट करना पड़ता है, कभी कभी बोल देता है ना चार्जमैन कि रात को आओ यार तुमको नाइट ड्यूटी शिफ्ट लगाएंगे, तो आप नौकरी छोड़ के नहीं चले जाते हो, अरे इसको तो अवॉइड किया जा सकता है ना, कुछ दिनों की बात है, नाइट भी आप कर लेते हो। इनसफिशिएंट टूलिंग, टूल नहीं है आपका मतलब काम करने के लिए, उसके बावजूद भी आप जॉब नहीं छोड़ते। तो कॉजेज सम वर्कर इन द लीव फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कारण होते हैं जिसके कारण जनरली क्या होता है जॉब को व्यक्ति छोड़ता है।
अवॉइडेबल क्यों बोल रहे हैं कि इस कंडीशन में जॉब क्या है कम छोड़ा जाता है। मान लीजिए कि 10 से 20% ही इसमें छोड़ता है व्यक्ति जॉब, बाकी 80% क्या होता है वो अवॉइड कर देता है, अरे ठीक है चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अवॉइडेबल पार में, क्योंकि आप अवॉइड कर दे रहे हैं उस चीज़ को, परिहार कर दे रहे हैं अलग। डिससेटिस्फैक्शन विद द पर्सनल पॉलिसीज़, जनरली जो फैक्ट्री की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है तो उस पॉलिसी से आप खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, ठीक है। तो उसके कारण भी कई लोग क्या होते हैं जॉब छोड़ देते हैं कि भाई ये पॉलिसी सही नहीं है, लेबर के वेलफेयर से संबंधित नहीं है, कई कानून ऐसे हैं जिसमें आपको परेशानी होती है, तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति छोड़ता है, ठीक है। ऑटोक्रेटिक मतलब निरंकुश शासन बोलते हैं ना, कि निरंकुश मतलब क्या है, आए दिन गाली गलौज करना, आपसे काम भी ले रहे हैं और आपको उटपटांग बोल भी रहे हैं, निरंकुशतावाद है, ठीक है। तो जनरली मेथड फॉर लेबर एडमिनिस्ट्रेटिव में प्रिवेल, देयर में भी लिमिटेड प्रमोशनल पॉलिसीज। एक तो हो गया कि रुष्ट व्यवहार हो रहा है आपके साथ, दूसरा हो गया कोई प्रमोशन भी नहीं है, कोई प्रमोशन संबंधित कोई नियम कानून नहीं बने हैं। रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र फॉर रिफ्यूज, यदि आपने ट्रांसफ़र के लिए कहीं रिक्वेस्ट किया है तो उसे भी अस्वीकार किया जाता है। कंपनी में भी टू शॉर्ट साइटेड टू प्रोवाइड ऑफ एनी एनुअल, साथ ही कंपनी क्या होती है किसी प्रकार का एनुअल जो छुट्टी होता है वोकेशन भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो ऐसे कई कारण होते हैं जिसके कारण जॉब व्यक्ति छोड़ता है। तो परंतु ये क्या है, अवॉइडेबल है, अवॉइड किया जा सकता है। प्रमोशन नहीं है उसमें भी अवॉइड हो जाता है। अवॉइडेबल इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ वेतन मिल ही रहा ना आपका, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ठीक है, आपका हो सकता है अकोमोडेशन जहाँ पर हो, वहाँ से जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ तक की दूरियाँ ज़्यादा हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है आपका अभाव हो, तो जॉब इसलिए भी छोड़ देता है ना। जैसे आप बोल रहे हैं कि दिल्ली में काम कर रहे हो, 60 किलोमीटर दूर से जाना पड़ रहा, आपका मतलब कहीं और घर है वहाँ 60 किलोमीटर ज़्यादा पड़ रहा, और ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, अचानक हमेशा आप लेट होते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप छोड़ सकते हैं। अकोमोडेशन जो है आपका, जो आवास है जो प्रोवाइड किया गया है वो आपका सही नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी या अदर वेलफेयर फैसिलिटी आपको नहीं दी गई है। लैक ऑफ आपका एमेनिटीज़ लाइक रिक्रिएशन सेंटर और स्कूल, तो एमेनिटीज़ माने सुविधाएं, तो सुविधाओं का अभाव है, ठीक है। जैसे आपका वहाँ स्कूल नहीं है तो बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने। रिक्रिएशन जो होता है सेंटर, जैसे आपका खेलने उलने के लिए या मनोरंजन के साधन वहाँ होने चाहिए। डिससेटिस्फेक्शन विद वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम, ले ऑफ, स्ट्राइक, ले आउट, तो कभी कभी ये होता है कि किसी कंपनी में वर्किंग आवर्स को लेकर रहता है चिक्कल, जैसे 12 घंटे काम ले रहा है, सुबह 10 से शाम 10 तक करना है, तो व्यक्ति परिवार को समय नहीं दे पाएगा, किसी प्रकार से दूसरे काम नहीं कर पाता है, तो 12 घंटे का जॉब कुछ समय करेगा, उसके बाद क्या करेगा, छोड़ देगा। तो वर्किंग आवर्स है। कभी कभी हम भी ओटी के लिए लड़ते हैं कि भाई हमारा 54 किया जाए, 51 किया जाए, तो वहाँ वर्किंग आवर्स की लड़ाई है, परंतु हम जॉब छोड़ के नहीं जाते हैं क्योंकि ये अवॉइडेबल है, अवॉइड किया जा सकता है। जैसे बोले ना ओवर टाइम, ले ऑफ, ठीक है, तालाबंदी जो हो रहा है या फिर आपका नौके मतलब ले ऑफ हो रहा है, जनरली बोलते हैं कि छोड़ना, ठीक है, या काम नहीं होता तो किसी को बैठा देना, ले ऑफ करना है, स्ट्राइक हड़ताल ही होती रहती है, अच्छा है, तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति जॉब छोड़ के जाता है। बैड रिलेशन विथ को वर्कर, यदि मतलब जो आपके उच्च अधिकारियां हैं, जो उच्च अधिकारियों का जो व्यवहार है वो अपने सहभागी कर्मियों के प्रति या एक वर्कर का दूसरे वर्कर के प्रति या सुपीरियर का जो आपका या मैनेजमेंट का, ठीक है, यूनियन का, इनके बीच मतलब क्या है कोरिलेशन नहीं होता, अच्छा मतलब व्यवहार नहीं करते, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, लेबर टर्नओवर होता है। डिससेटिस्फेक्शन विद द जॉब, ठीक है, आपका जो जॉब है आपकी सुटेबल नहीं। जैसे मैं आईटी का हूँ, आईटी में बहुत रुचि है और मैकेनिकल जॉब मिल गया है, ठीक है, अब आईटी वाला मैकेनिकल जॉब कर रहा है, आईटी में सारी पढ़ाई सब आईटी में, तो एक्चुअली क्या प्रकार का है, जो जॉब है उसका थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन तो होगा,
परंतु यदि आपको पैसा मिल रहा है, सब मिल रहा है, तो उसको अवॉइड करते हैं। परंतु एक छोड़ने का ये भी हो जाता है कि हमारे मनपसंद का काम नहीं है, तो द वर्कर में फाइंड द जॉब टू हार्ड, ठीक है। उसको लगता है कि भाई जो मैं काम कर रहा हूँ, जो जानकार है तो वो काम कर लेता, नया है अजीब टाइप का काम है कि वो कर ही नहीं पा रहा, तो उसके लिए हार्ड है, तो वो उस टाइम में छोड़ सकता है। समटाइम जॉब इंक्लूड टू मच द कॉन्स्टेंट लिफ्टिंग हैवी मटेरियल। कभी कभी होता है ना कि भाई आपको हैवी काम है, मटेरियल वाला 50-60 किलो डेली उठाना रखना है, तो ये वाले काम में भी व्यक्ति छोड़ता है। मैनिपुलेशन ऑफ द हैवी मशीनरी फॉर रूटीन्स इन द जॉब में बी वेरी फटिंगिंग इन्वॉल्विंग यूनिक स्टैंड अपॉन द नर्वस आइज और टेंशन। तो कभी कभी ये होता है कि ऐसे जॉब में आपको जो लगा दिया है काम करने के लिए, जहाँ पर आपको हो सकता है कि शारीरिक दिक्कत भी आ जाए, कि नर्वस सिस्टम में, आइज़ में, या ध्यान केंद्रित करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो उस कंडीशन में भी आप कर लेबर टर्नओवर होता है। तो डिससेटिस्फेक्शन विद द जॉब। एग्ज़ाम में कैसे आएगा आपको ये याद रखना है कि मतलब आपका एग्ज़ाम में क्या आना है कि अनअवॉइडेबल रीज़न कौन सा है लेबर टर्नओवर के लिए, अनअवॉइडेबल रीज़न कौन है, ठीक है। मतलब विच इज़, या तो लिखेगा विच इज़ नॉट द रीज़न फॉर लेबर टर्नओवर, या विच इज़ रीज़न फॉर अवॉइडेबल रीज़न फॉर लेबर टर्नओवर। मतलब आपको खुद समझना है कि किस हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर अब देखें, आगे बढ़ते हैं। अनअवॉइडेबल कॉज, तो अनअवॉइडेबल कॉज ज़्यादा होते हैं जिसके कारण मतलब व्यक्ति नौकरी छोड़ता है। ये जो होते हैं जनरली हम बोलते हैं कि 70 से 80% आपका जनरली यही कारण होता है जिसमें आपका जॉब व्यक्ति छोड़ता है, ठीक है। 70 से 80% कारण बनता है। मैक्सिमम कारण होता है कि भाई व्यक्ति जॉब छोड़ देता है। पर्सनल बेटरमेंट, ठीक है, और फैमिली सर्कमस्टेंस, पारिवारिक जो सर्कमस्टेंस है, क्लाइमेट कंडीशन, जैसे आप मध्य प्रदेश में जबलपुर में रह रहे हैं और आपको कर्नाटक भेज दिया या फिर देहरादून साइड भेज दिया, तो पता चला आपको शरीर में सूट ही नहीं कर रहा, क्लाइमेट ही सूट नहीं कर रहा, उस कंडीशन में भी आप जॉब छोड़ते हो। कम्युनिटी कंडीशन, ठीक है, आपको कम्युनिटी का भी बहुत ज़्यादा अंतर आता है। जैसे महाराष्ट्र में होता ना कि महाराष्ट्र में और तेलंगाना साइड मतलब व्यवहार सही नहीं होता है उसका समाज में, कम्युनिटी में, मतलब हीन भावना से देखेंगे दूसरे राज्य से आए हो, तो वो भी फ़र्क रहता है कि वो जॉब छोड़ ही दो यार, वहाँ मतलब सही नहीं है। तो कहीं कहीं होता है व्यवहार जो है मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यक्तियों के प्रति अलग होता है। हेल्थ कंडीशन हो सकती है, मैरिज कारण हो सकता है इन केस ऑफ वुमन। तो वुमन में जनरली होता है जैसे कोई भी वुमन है तो कहीं फैक्ट्री में काम कर रही है और जब तक शादी नहीं हो रही, ठीक है, शादी हो गया तो क्या हो गया, ससुराल जाना पड़ेगा। तो यदि ससुराल जाना पड़ा तो जहाँ पर शादी हुई है तो हो सकता है वो काफ़ी दूर है, एक शहर से दूसरे शहर हो सकता है, एक राज्य से दूसरे शहर। तो उस कंडीशन में वुमन एम्प्लॉय क्या है, जॉब छोड़ देती है। तो एक मैरिज भी एक कारण, बहुत बड़ा कारण है। तो इसलिए अधिकतर देखना मल्टीनेशनल कंपनी में महिलाओं को जॉब नहीं देते हैं, उन्हीं को देते हैं जनरली जो मैरिज होते हैं, मैरिड वालों को दिया जाता है, अनमैरिड को बहुत कम देते हैं। आईटी कंपनी में तो बहुत ही कम है। तो क्योंकि उनको मालूम होता है कि हमको 5 साल 10 साल काम करवाना है, तो फ्रेशर को ज़रूर देते हैं। आपने देखा होगा मैक्सिमम जो होते हैं कंपनियों में, टेलीकॉम कंपनी ले लें या आईटी कंपनी ले लें या मल्टीनेशनल कंपनी में, तो जनरली कोशिश करते हैं कि फ्रेशर को आप चाहें तो ले लें। फ्रेशर मतलब जो होता है अभी अभी बिल्कुल पास आउट किया है, तो क्योंकि उसका जो पैकेज होता है 2.5 साल या 5 साल के लिए हायर करते हैं, तो 5 साल के लिए हायर कर लिए, उसके बाद मैरिज होगी तो मालूम है कि वो छोड़ देंगे। तो ये भी जब इंटरव्यू होता है ना तो एज फैक्टर बहुत मायने रखता है। पहला क्वेश्चन ये आपका जो बायोडाटा में रहता है मैरिड अनमैरिड, यदि मैरिड लिखा है और उम्र यदि आपके उसमें डला हुआ है कि 22 से 28 साल यदि किसी महिला की है, तो जॉब की गारंटी आपकी बहुत कम रहेगी, 10% ही जॉब की गारंटी रहेगी, ठीक है। यदि शादीशुदा है वही मैरिड है तो वहाँ गारंटी आपकी बढ़ जाएगी, यदि शादीशुदा है तो बढ़ जाएगी।
तो ये भी कंडीशन एक रहता है। रिटायरमेंट और डेथ का भी आपका कंडीशन बनती है। डेथ मतलब किसी का डेथ हो गया कहीं घर में, तो उस कारण भी व्यक्ति वहाँ से छोड़ के चला जाता है, तो ये भी देखेंगे। ठीक है, माइग्रेटरी नेचर ऑफ द वर्कर, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा। तो इसमें देखें मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर, इसका पूरा डिटेल अपन ने नहीं है, नोट्स में थोड़ा हम कोशिश करेंगे दे देंगे। ये क्या है, सेल्फ समझ में आता है क्या क्या है, तो मतलब किस कारण से व्यक्ति छोड़ रहा। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर। अब लेबर टर्नओवर का मेजरमेंट एक करना पड़ता है। ठीक है, मेजरमेंट मतलब माप, क्योंकि आप यदि कोई कंपनी चला रहे हैं, सपोज आपकी कंपनी है, तो आप मैनेजर को क्या बोलेंगे कि भाई कितने लेबर छोड़ देते हैं, कितने आ रहे हैं, उनका मेजरमेंट करिए, तो कोई फार्मूला होगा। ठीक है, फार्मूले के हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा भाई आपके पास कितने लेबर हैं और कितने जा रहे हैं, कितने की भर्ती लेना है। ये तो जनरली 3 मेजरमेंट के फार्मूले हैं जिनसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं लेबर टर्नओवर का, कि लेबर कितने साल भर में कितने लेबर नौकरी छोड़ के गए हैं और कितने आए हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट मेथड्स फॉर लेबर टर्नओवर। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है लास्ट ईयर। ठीक है, मोस्ट IMP है 2020 वाले में आपको आया हुआ क्वेश्चन है, 20 वाले में और 16 वाले में भी आपको मिलेगा लेबर टर्नओवर का ये। तो इसमें 3 मेथड होती हैं, एक सेपरेशन रेट होता है, एक रिप्लेसमेंट रेट होता है, एक आपका फ्लेक्स रेट होता है। ये 3 फार्मूले होते हैं जिससे लेबर टर्नओवर की अपने निकाल सकते हैं कि कितने % लेबर टर्नओवर हो रहा है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर 3 महीने में, 6 महीने में या साल भर में। तो लेबर सेपरेशन रेट मेथड होती क्या है कि दिस मेथड टास्क इनटू कंसिडरेशन द नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट और डिस्चार्ज ड्यूरिंग द पीरियड। तो इस मेथड में क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि किसी पार्टिकुलर पीरियड में, पर्टिकुलर पीरियड मतलब 3 महीने का ले लीजिए या पूरा 1 साल का ले लीजिए या 6 महीने में, तो 6 महीने में कितने वर्कर, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट, कितने वर्कर ने छोड़कर चले गए और कितने को आपने डिस्चार्ज किया। ठीक है, कभी कभी डिस्चार्ज होते हैं ना, लेबर की भर्ती तो हो गई, काम ही नहीं कर रहे हैं, मतलब आप पेमेंट कर रहे हो, वो काम ही नहीं कर रहे हैं, 8 घंटे में बदला 2 ही घंटे काम कर रहे हैं, यह काम आपके पसंद का नहीं, तो आप क्या करोगे, उसको डिस्चार्ज करोगे, हटाओगे। तो मतलब 1 साल में या एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने लोगों ने खुद नौकरी छोड़ के चले गए हैं, कुछ वर्कर है जो खुद चले गए हैं, और कितने को मैनेजमेंट ने डिस्चार्ज कर दिया है। ठीक है, ये आप टोटल कर लीजिए। लेबर टर्नओवर इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग द मंथ और ईयर। किसी भी महीने या साल के दौरान उस पीरियड में कितने लेबर या कितने नंबर ऑफ लेबर जो है सेपरेट हुए। सेपरेट माने क्या हो, अलग होना। आपके कंपनी या फैक्ट्री से कितने लोग अलग हो गए। यहाँ पे देखिए ज्वाइनिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ सेपरेशन में क्या हो रहा है, वर्कर जा रहा है, तो कितने वर्कर लेफ्ट हो गए हैं, कितने को आपने डिस्चार्ज किया है। तो वाई द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉय ड्यूरिंग द मंथ और ईयर मल्टीप्लाई दैट बाय द 100। तो आपको इसमें क्या है कि जैसे आप पर्टिकुलर ईयर ले लीजिए, 1 साल का लिए, तो 1 साल में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में अलग अलग महीनों में कितने लोग गए हैं, कितने लोग नौकरी छोड़ के चले गए और कितने को डिस्चार्ज किया, उसका एक एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है, एवरेज को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ये फार्मूला ये देख लें, लेबर टर्नओवर। ठीक है, सेपरेशन मेथड में होता है लेबर टर्नओवर बराबर होता है नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, कितने लोग मतलब हैं कि जो नौकरी छोड़ के चले गए हैं और कितनों को मालिक ने भगा दिया है, उसका टोटल कर दीजिए। जैसे हमने बोले कि 20 लोग जो हैं नौकरी से खुद चले गए और 10 लोगों को मालिक ने भगा दिया। ठीक है,
तो टोटल हो गया 30। अब डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, उस पीरियड के दौरान टोटल वर्कर कितने थे। जैसे हमारे पास 900 थे, मतलब 30 लोग छोड़ के चले गए और हमारे पास थे समझ लो 900 थे। तो टोटल वर्कर आपके पास एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इसलिए लेते हैं क्योंकि बीच बीच में भर्ती भी जैसे आप किए हैं ना, जैसे भर्ती किए हैं तो उसका भी आपको ऐड कर लेना है। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड में होता है। तो यहाँ पर देखें एवरेज नंबर की डेफिनेशन दिया है कि एवरेज नंबर क्या होता है, कि एवरेज नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड कैन बी असेटिंग बाय मीट बाय द फॉलोइंग फार्मूला। यदि निकालना है कि एवरेज नंबर ऑफ वर्कर निकालना तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ वर्कर एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब शुरू में कितने थे। जैसे हमने बोले हैं कि 2021 में हमारे पास वर्कर थे 700, ठीक है, 700 समझ लो हमारे पास थे वर्कर। नंबर ऑफ वर्कर एट द एंड ऑफ द पीरियड, और साल के अंत मतलब 2021 में ही अंत में जब हम ले रहे हैं 22 में, 21 समझ लो अप्रैल, ये अप्रैल का हो गया और ये आपका मार्च के क्लोजिंग हो रहा है। लास्ट में हमने मतलब 750 शुरू में थे और जब आखिरी में हम कर रहे हैं तो उसमें क्या हो गया, कम हो गया। जैसे आपका 50 लोग या 30 लोग छोड़ के गए या बीच में जितने भी छोड़ के गए तो आपका क्या वो कम हो गया, तो 720 बचे। तो उसे का क्या करना, नंबर ऑफ वर्कर एट द बिगिनिंग में शुरू में कितने थे और लास्ट में उस पीरियड के एंड में कितने बचे हैं, उसी से 2 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब 750 डिवाइड प्लस कर लेंगे आपका 720 छोड़ गए, उसके बाद इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो इसका एवरेज निकालेंगे तो वो नंबर मतलब एवरेज वर्कर कहलाएगा, जिसको नीचे लिखना है, ठीक है। ये नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड ऊपर हो गया 20 + 10 30, और बटे में क्या लिखना है कि स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया था फाइनेंशियल ईयर में उस समय वर्कर कितने थे और लास्ट के एंडिंग में कितने बचे, और दोनों का एवरेज निकाल लेना है। एवरेज से डिवाइड करना है और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका होता है लेबर मतलब सेपरेशन रेट आ जाएगा। कितने परसेंट जो है वो सेपरेट हुए हैं लेबर, 5% हुए, 10% हुए। तो ऐसे मतलब क्या है, मंथली भी, क्वार्टरली भी, ईयरली भी कैलकुलेट करते हैं। इस पर सवाल भी रहेगा। रिप्लेसमेंट रेट मेथड, तो रिप्लेसमेंट शब्द से समझ में आ रहा, जैसे सेपरेट मतलब अलग कर दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर दीजिए, कोई नया वर्कर नहीं आया। रिप्लेसमेंट आपको मालूम है कि स्थानांतरण है कि 10 गए 20 आए, ठीक है, 10 से छोड़ के चले गए, 20 की हमने भर्ती ले लिया, 10 की भरपाई हो गई, 10 एक्स्ट्रा हो गए। फिर 20 छोड़ के गए, उसके बाद हमने फिर 50 की भर्ती ले लिया, तो क्या किया, रिप्लेसमेंट किया। या 10 चले गए तो 10 को हमने ले आया। तो रिप्लेसमेंट रेट मेथड का यूज करके भी कई समय समय पर कुछ लोग भर्तियां निकालते हैं। जब वर्कलोड बढ़ता है, प्राइवेट कंपनी निगम की बात कर रहे हैं, वर्कलोड बढ़ता है तो भर्तियां बढ़ जाती हैं, ठीक है, 3-3 महीने में भर्तियां निकालते रहते हैं। तो वो आ रहा है और कुछ नाखुश होकर चले भी जाते हैं, आप वेतन नहीं बढ़ा रहे हैं, कोई भी अनअवॉइडेबल रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण व्यक्ति जॉब छोड़ के चला जाता है, लेबर टर्नओवर करता है। तो यहाँ पर देखें कि लिखा है दिस मेथड टास्क इनटू कंसिडरेशन द नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट और डिस्चार्ज। किसी भी कंपनी में जो लेबर जॉब छोड़ के चले गए हैं वर्कर और जिसको डिस्चार्ज किया गया है, उनके बदले में, ठीक है, कितने वर्करों को भर्ती लिया गया है या रिप्लेस किया गया है, वो कहलाता है क्या, रिप्लेसमेंट रेट मेथड। मतलब जैसे 10% जॉब छोड़ के जाते हैं तो 10% यदि आपने भर्ती भी ले लिया है तो क्या हो गया, रिप्लेस हो गया है। 10 छोड़ के गए, 10 आपने भर्ती ले लिया, ठीक है। तो लेबर टर्नओवर इज डिटरमाइंड बाय द डिवाइडिंग द नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग द मंथ और ईयर बाय द एवरेज नंबर ऑफ द वर्कर ड्यूरिंग द मंथ और ईयर। फार्मूला देख लो, रिप्लेसमेंट मेथड में क्या होगा कि नंबर ऑफ वर्कर
रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, कितने वर्कर रिप्लेस किए गए, और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड, उस पीरियड के दौरान कितने वर्कर थे, ठीक है। तो मतलब कुछ छोड़ के जाएंगे कुछ आएंगे। जैसे हमने रिप्लेस किया है कि हमने बोला 100 वर्कर को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, भले आपके ज़्यादा गए हैं, छोड़ के गए हैं 120, परंतु 100 को रिप्लेस किया। और उस एवरेज कितना था, मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड में, जैसे हमने बोला जनवरी में हमने 100 का भर्ती लिया, उसके बाद बीच में कई लोग छोड़ के चले गए, तो 100 को रिप्लेस हो गया, 120 चले गएंगे, परंतु स्टार्टिंग में कितना था और एंडिंग में कितना था उसका एवरेज निकाल लेना है, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ मतलब क्या है, अप्रैल 1 अप्रैल को जैसे हमारे पास 100 वर्कर थे, ठीक है, और सॉरी 100 नहीं 500 ले लो, और मार्च एंडिंग में ये बच गए हमारे पास, समझ लो 350 बच गए। तो इन दोनों का ऐड कर दीजिए और उसका 2 से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज वर्कर आ जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग। उसके बाद 100 से करके उसका परसेंटेज आ जाएगा, 100 से गुणा कर रहे हैं, प्रतिशत आ जाएगा, कितने परसेंट मतलब आपका है वो आपका निकल आएगा रिप्लेसमेंट रेट में। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप मोबाइल की स्क्रीन को बड़ी कर लीजिए अपने हिसाब से, जैसे छोटा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर बोला है कि नंबर ऑफ वर्कर एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, मतलब जैसे कोई भी साल है, जैसे हम ले लें कि 21-22, ठीक है, 21-22 में जो आपका 22 चल रहा हैगा अप्रैल से, 22-23 ले लो, तो 22 में स्टार्टिंग में 3,800 कर्मचारी थे, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर एट द एंड ऑफ द ईयर, और जैसे ही ईयर का एंड होता है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर मान सकते हो, लोकल नॉर्मल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में हम देखते हैं कि 4,200 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ देखिए, प्लस हुआ हैगा, 3800 से 4200 हो गया है, इसका मतलब 400 लोग और भर्ती हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ कैसे हो रहा हैगा, भर्ती हुए छोड़े भी हैं, तो ड्यूरिंग द ईयर वर्ष में 40 वर्कर लीव, मतलब 40 वर्कर जॉब छोड़ के चले गए हैं, वाइल ए 180 वर्कर आर डिस्चार्ज, और जबकि 160 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया, मतलब 200 वर्कर हो गए, 40 वर्कर जो हैं वो छोड़ दिए, जॉब पसंद नहीं आई है छोड़ दिए, और 160 वर्कर है, हो सकता है उससे मैनेजर सेटिस्फाई नहीं हो तो उसने जॉब से निकाल दिया, तो लगभग 200 जो लोग जो हैं आपको रिप्लेस करना है, वो बाहर हुए। 600 वर्कर आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, उस दौरान उस साल में क्या 600 वर्कर की आवश्यकता थी, तो 600 वर्कर की आवश्यकता थी, तो 600 की भर्ती कर लिया उसने, और 200 चले गए। साल में शुरू में 3800 थे, 3800 में यदि आप 600 ऐड करें, क्योंकि 600 वर्कर की कमी थी, मतलब जो टारगेट मिला था उसमें वो उन्होंने प्लान बनाया होगा कि 600 वर्कर और चाहिए, तो 600 वर्कर की भर्ती लगा दी, तो उनके पास टोटल जो हो गया 4400 हो गया। परंतु पूरे साल के दौरान क्या हुआ कि 40 वर्कर नौकरी छोड़ के चले गए और 160 को मैनेजर ने भगा दिया, तो टोटल कितने 200 तो छोड़ दिए, तो 200 छोड़ दिए, तो 44 में 200 छोड़ दिए तो कितना बचा 42, तो 42 आपका बचा गया। तो यहाँ पर ये सोल्यूशन बता रहा है कि नंबर ऑफ एवरेज ड्यूरिंग द ईयर निकालना हो, नंबर ऑफ एवरेज वर्कर की, एवरेज वर्कर की डेफिनेशन क्या है कि स्टार्टिंग में कितना था 3800, बाद में लास्ट में कितना बचा 4200, डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, 4000 जो हो गया एवरेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब निकाला है लेबर टर्नओवर रेट, लेबर टर्नओवर रेट क्या है ये निकालना है, तो लेबर टर्नओवर रेट बराबर हो गया आपका नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर, उस दौरान कितने रिप्लेस किए गए, तो कितने रिप्लेस किए गए हैं आपका, यहाँ थोड़ा गलत लिख गया है, 150 लिखा हुआ है, 160 है, ठीक है, बटे आपका 400 इंटू 100, तो यहाँ पर क्या आएगा 3.75 जो है वो रेशियो होगा लेबर टर्नओवर, मतलब लेबर छोड़ रहे हैं, जबकि हम रिप्लेसमेंट भी कर रहे हैं, मतलब भर्तियां लाया रिप्लेसमेंट किया, तो 3 वैसा है 3.75,
लेबर फ्लैक्स रेट थोड़ा आगे अभी पढ़ाएंगे, फिर भी आप देख सकते फार्मूला। नंबर ऑफ एडिशन और सेपरेशन, कितने लोग की भर्ती लिया आपने और कितने लोग नौकरी छोड़ के गए, दोनों का ऐड बटे एवरेज ऑफ नंबर वर्कर ईयर, साथ में कितने थे। तो जैसे बोला कि 600 की भर्ती हुई और 200 लोग क्या हुए, समझ लो 200 लोग आपको नौकरी के छोड़ के गए, तो टोटल 800 डिवाइडेड बाय आपका 400 कर दीजिए। 400 मतलब एवरेज वर्कर। किसी का साउंड चालू है, सिंग्स, कोई सिंग करके हैं, ठीक है। तो ये फ्लैक्स रेट है। फ्लैक्स रेट अभी देखते हैं। लेबर फ्लैक्स रेट डिनोट टोटल चेंज ऑफ कंपोजिशन ऑफ लेबर फोर्स ड्यू टू एडिशन और सेपरेशन ऑफ वर्कर। तो सेपरेशन और एडिशन के कारण जो लेबर फोर्स में कमी होती है, बढ़ोतरी होती है, उसे आपका लेबर फ्लैक्स कहते हैं। लेबर फ्लैक्स भी देख ही लीजिए। एक्चुअली 3 फार्मूले हमारे पास होते हैं, ये हमने बताया था स्टार्टिंग में कि लेबर टर्नओवर मतलब कितने लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, यदि उसकी गणना करना है तो 3 फार्मूले होते हैं, सेपरेशन रेट, रिप्लेसमेंट रेट और फ्लैक्स रेट। तो तीसरा वाला हमें देखते हैं फ्लैक्स रेट क्या होता है कि द मेथड टेक्स इनटू कंसिडरेशन। इस मेथड का प्रयोग जब किया जाता है जब जनरली क्या होता है कि बोथ द नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट, दोनों मतलब बोथ द नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट और डिस्चार्ज एंड द नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड। तो यदि हम शॉर्ट में यदि बोलें तो दोनों का ये मिक्स होता है, सेपरेशन मेथड, ठीक है, सेपरेशन मेथड और आपका जो ये रिप्लेसमेंट मेथड, दोनों को ऐड कर दीजिए। मतलब सेपरेशन मेथड प्लस रिप्लेसमेंट मेथड बराबर होता है फ्लैक्स रेट मेथड। यदि आपको शॉर्ट में समझना है सिंपल भाषा में तो ये हाइब्रिड मेथड भी बोल सकते हो कि जो सेपरेशन मेथड होता है और आपका जो रिप्लेसमेंट मेथड होता है, जब दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है तो उसे बोला जाता है लेबर फ्लैक्स रेट। ए बच्चे साउंड बंदी रखो, ठीक है। डस दिस मेथड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीवियस 2 मेथड। तो ये शब्द वही बोल रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह मेथड जो होती है कि जो शुरू की 2 मेथड है उन्हीं का कॉम्बिनेशन है। द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग लेबर टर्नओवर अंडर दिस मेथड इज फॉलो। तो यदि हम फ्लैक्स रेट की बात करें तो फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड, उस ईयर के दौरान कितने लोगों ने जॉब छोड़ के गए। अब जॉब छोड़ के जाए मतलब क्या, या तो लीव हो गया है या तो डिस्चार्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो जैसे हमने बोला कि लीव हुए हैं आपके 10, डिस्चार्ज किया हुआ है 20, तो ये आपके इस प्रकार से फिगर हो जाएगा। प्लस इसके बाद नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर, तो कितने रिप्लेस किए गए हैं, मतलब नई भर्ती की ज़रूरत जैसे 500 है या 400 है या मान लेते हैं 100, तो 100 लोग नए लोग आए हैं, ठीक है। और आप डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिए, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड। तो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में जैसे हम बोलें कि हमारे पास वर्कर जो थे सपोज 500 थे और लास्ट में जब एंडिंग हुआ, एंडिंग में हमने बोल दिया कि वर्कर हमारे पास 700 थे, कुछ नई भर्ती हो रही, तो इसका एवरेज निकाल लें तो 1200 हो जाएगा। 1200 डिवाइडेड बाय आप यदि 2 करते हो तो 600 आ जाएगा। तो ये 600 से नीचे डिवाइड कर देना है, ठीक है। 600 को डिवाइड कर देंगे, जो भी परसेंटेज आएगा उसका रेशियो परसेंटेज कहलाएगा, ठीक है। ये मतलब 130 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय आपका 600 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, उसके बाद डिवाइड, तो पॉइंट में कुछ आएगा। इंटू 100 अभी किया नहीं है, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 से आप कर देंगे तो आपका 13130 बटे आपका 6 आ जाएगा। 130 बटे आपका 6 डिवाइड करेंगे जितना भी आता है। तो ये आप फार्मूला याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, कि आपका लेबर टर्नओवर क्या होता है। इतना समझ में आ गया। लेबर टर्नओवर मतलब अब अभी तक तो शब्द ही का मतलब ही नहीं समझ में आता रहा। कई लोग हमको पूछे भी हैं, सर लेबर टर्नओवर क्या होता है, लेबर टर्नओवर। तो लेबर टर्नओवर मतलब आप सिंपल समझेंगे कि किसी भी फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, कंपनी से यदि कितने लेबर जॉब छोड़ के चले जाते हैं या कितने लोग आए, मतलब इनकमिंग आउटगोइंग, तो ये इसकी दर निकाली जाती है कि कितने लोग नौकरी छोड़ के चले जाते हैं और किस कारण से निकालते हैं, तो वो सारा चीज़ रहता है।
तो जनरली ये परसेंटेज में निकालते हैं। 3 मेथड होता है जिसके माध्यम से लेबर टर्नओवर है। तो ये हर प्राइवेट फैक्ट्री में क्या होता है, इसका बहुत महत्व होता है। अपने यहाँ ना हो, परंतु जैसे हमने बोला कि मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में इसका एक अलग ही बजट बनाते हैं। ठीक है, समझ लीजिए ये आपका लेबर टर्नओवर बजट, इसको लेबर टर्नओवर बजट भी होता है। बजट हमने बताया तो शुरू में ही होता है कि जितना मैं बजट पढ़ा रहा हूँ इतना ही नहीं होता है। आप नेट में देखोगे बहुत टाइप्स के बजट आपको मिलेंगे। बजट तो किसी का भी बनाया जा सकता है, वो आपकी मर्जी है। तो यदि हमें लेबर टर्नओवर का देखना, बजट बनाना चाहते हो तो उसका बजट का मतलब क्या होता है, आय व्यय का लेखा। बाकी दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, आय व्यय का लेखा। यदि हम लेबर टर्नओवर की बात करें तो लेबर की भर्ती में कितना पैसा लगाना पड़ता है, आपको एक्सपेंसेस करना पड़ता है लेबर की भर्ती निकालने में, और उसको अपॉइंट किया, आपने उसको ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग में कितना पैसा खर्च कर दिया, उसके बाद उसको मशीनरी दिया सारा, और अचानक वो जॉब छोड़ के चला गया तो आपको क्या नुकसान हुआ। तो उसका भी बजट बनाया जाता है कि भाई कितना लेबर आया और कितना हमने इन्वेस्ट किया और कितने चले गए और उसमें कितना हमारा लॉस हुआ। तो ये कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर जिसकी बात अभी हम कर रहे थे कि लेबर टर्नओवर का भी कॉस्टिंग होती है, इसलिए कॉस्टिंग में हम इसी को लेके चल रहे हैं। एक्चुअली कॉस्ट एक चैप्टर है कॉमर्शियल अकाउंटिंग का। यदि जो एम.कॉम करते हैं, हम बता रहे हैं कि जनरली जो स्पेशल कॉमर्स आता है, ई कॉमर्स का जो सेकेंड पार्ट आता है वो मास्टर डिग्री वाले और सेकेंड या थर्ड ईयर वाले में भी मिल जाएगा। ई कॉमर्स की बुक देखेंगे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि लेबर टर्नओवर में खर्चा, मतलब कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। तो लेबर टर्नओवर में खर्च होता है तो जनरली इसको 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला प्रिवेंटिव कॉस्ट, ठीक है, और दूसरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। प्रिवेंटिव मतलब आपने पहले ही आप आकलित कर देते हो कॉस्टिंग की, और दूसरा होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसको डिटेल में समझते हैं। प्रिवेंटिव कॉस्ट है मतलब क्या होता है। प्रिवेंटिव कॉस्ट डिनोट द कॉस्ट विच आर इनकर्ड टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लेबर टर्न ओवर बाय कीपिंग ऑफ द, किसी का साउंड ओपन है, कंटेंट लेबर फोर्स। मतलब जो भी आपके पास लेबर है, ठीक है, आपके पास सपोज 500 कर्मचारी हैं और आप कोई कारखाना खोल के बैठे हैं, तो आप क्या करते हैं, जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सुना है ना, मशीन ब्रेक डाउन में नहीं है, मतलब मशीन चल रही है परंतु उसमें ऑयलिंग कुछ आवाज़ आ रही तो आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना स्टार्ट कर देते हो पहले से ही। प्रणव साउंड बंद रखें, ठीक है। तो इसी प्रकार लेबर जॉब छोड़ के ना जाए उसके लिए क्या है, हम पहले से ही कुछ खर्चा करते हैं। लेबर जॉब ना छोड़े उसके लिए आपको कुछ कॉस्टिंग करनी पड़ती, खर्च करने पड़ते हैं, एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, उसको प्रिवेंटिव कॉस्ट कहते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, कॉस्ट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन या अनुसार प्रशासन में उस पर खर्च करना पड़ता है। और क्या करना है, मेडिकल सर्विसेज पे खर्च करना पड़ता है। ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, क्योंकि जॉब में जैसे आपको हमने नौकरी में रखा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सारी डिटेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव आपके लिए एक अलग से प्रशासनिक है। जैसे अपने फैक्ट्री में रहता है ना, एक डिपार्टमेंट क्यों बनाया गया एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपकी समस्याओं को वो सुलझा सके, आप जॉब छोड़ के ना जाएं, इसलिए आपका जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया। आपको मेडिकल सर्विस दी जाती है कि आप बीमार हो रहे हैं, आपका यदि मेजर प्रॉब्लम है या परिवार को आपको ट्रीटमेंट है, तो सारे वेलफेयर की सुविधा दे रहे हैं। तो इस पर ये भी प्रिवेंटिव है, ये पहले से ही रहता है। आपके जॉब लगने से पहले कोशिश करते हैं कि ये सुविधा दे दो, तो आपका लेबर टर्नओवर कम होगा। कॉस्ट ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज़, तो वेलफेयर में कितना खर्च हुआ है ठीक है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ ग्रेजुएटी और पेंशन स्कीम, ये भी फिक्स रहती है पहले से, ग्रेजुएटी और पेंशन स्कीम। अ पोर्शन ऑफ हाई वेजेस बोनस या प्री क्विजिस्टर, मतलब आपका मतलब जो वेजेस है वो भी आप हाई कर, जैसे पिछले बार आपका लेबर टर्नओवर 10% था, 10% लोग नौकरी छोड़ के गए तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अगली भर्ती निकालने से पहले क्या कर दो, एडमिनिस्ट्रेटिव कर दो, मेडिकल सुविधाएं उनको दे दो कि भाई इतने लाख तक का बीमा आपको दिया जाएगा,
या आपको फ्री इलाज किया जाएगा। वेलफेयर में आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएगी, बस आने जाने के लिए दिया जाएगा, बच्चों की पढ़ाई पर हम आपको इन्वेस्ट करेंगे, तो ऐसे कुछ सुविधाएं देंगे। पहले से ही आपको कर लिए कि आपको ग्रेजुटी भी दी जाएगी, पेंशन भी दी जाएगी, ठीक है, और आपका बोनस दिया जाएगा, वेजेस दिया जाएगा, और साथ में उसमें आपको कुछ जो बढ़ाते हैं ना पैसे, थोड़ा थोड़ा अंतर आता है तो वो भी किया जाएगा। तो ये प्रिवेंटिव कॉस्ट हो गया। तो इसमें मैनेजमेंट आप पहले से ही समझ लो, आप मान लीजिए 50 लाख खर्च किया, ठीक है, 50 लाख आपने खर्च कर दिया प्रिवेंटिव, तो ये प्रिवेंटिव का कॉस्ट निकालना पड़ेगा कि हमको कितना कॉस्ट करने पे कितना लेबर कम कर रहे थे। इसके एक अकाउंटिंग होती है कि 10% आपका यदि मतलब सालाना लेबर टर्नओवर हो रहा है तो आप क्या कर दीजिए, आपका प्रिवेंटिव कॉस्ट बढ़ा दीजिए। प्रिवेंटिव कॉस्ट यदि आप 50 लाख लगा रहे थे तो उसको 70 लाख कर दीजिए। तो 70 लाख करने पे ये रेशियो जो है, जो 10% जॉब छोड़ के चले जा रहे थे वो 5% हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अकाउंटिंग देख रहे हैं ना, यदि हम प्रिवेंटिव कॉस्ट को बढ़ा देते हैं तो लेबर टर्नओवर कम हो जाता है, और यदि इसी में कमजोरी करेंगे कि सुविधाएं नहीं देंगे, पेमेंट नहीं देंगे, ग्रेजुटी नहीं देंगे, पेंशन नहीं देंगे, तो लोग जॉब छोड़ते। जैसे अभी ये हो रहा है कि हमारे एनपीएस में है, ठीक है, तो कई लोग बोलते हैं यार जॉब की सिक्योरिटी नहीं। अभी आप सीजीएचएस हटा दीजिए, ठीक है, सीएसएमए हटा दीजिए, आपके कैंटीन फैसिलिटी हटा दीजिए, सारी फैसिलिटी हट जाएगी, तो आपको क्या हो, यदि प्राइवेट जॉब में मल्टीनेशनल में आपको यदि फैक्ट्री से ज़्यादा पैसा दे रही है गवर्नमेंट से ज़्यादा, तो आप वहाँ पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो व्यक्ति नौकरी ना छोड़े, इसलिए प्रिवेंटिव कॉस्ट में आपको ज़रूरी होता है कि प्रिवेंटिव कॉस्ट किस फील्ड में करें। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट रिफर टू द कॉस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है भाई नया भर्ती लाना। तो यहाँ पर हमको कुछ कॉस्ट करना पड़ता है, रिप्लेसमेंट में ज़्यादा कॉस्टिंग होता है। जनरली क्या होता है, यदि आपने 100 लोगों की भर्ती निकाला है तो रिक्रूटमेंट में खर्च होते हैं, आपको मालूम है, वैकेंसी निकालना, परीक्षा ऑर्गेनाइज करना, इंटरव्यू लेना, तो एक लंबी प्रोसेस में कैसा खर्च होता है। जैसे अभी आप चार्जमैन की भर्ती है, आप भले एलडीसी देख रहे हैं, इसके ओपन भर्ती होती तो बहुत खर्च होते हैं। उसके बाद क्या है, जो भर्ती लिया उसको ट्रेनिंग में खर्च करना है भाई, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा महीने 1.5 महीने की, उसके बाद वो आउटपुट देंगे, आते साथ जॉब में तो काम नहीं कि लग जाएंगे, तो ट्रेनिंग हो सकता है। अब्सॉर्प्शन हुआ न्यू वर्कर, जो नए वर्कर हैं तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो ये जो है कि कितना खर्चा करना है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना करना है, ये भी डिपेंड करता है लेबर टर्नओवर पर कि लेबर टर्नओवर कितना है। यदि हमारा लेबर टर्नओवर ज़्यादा है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट बढ़ाइए, ट्रेनिंग दीजिए, रिक्रूटमेंट करिए, नहीं तो कंपनी बंद होने के कगार में आ जाएगी। तो दीज इंक्लूड, इसमें क्या क्या जनरली होता है, कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग ऑफ द न्यू वर्कर। यदि कोई नए वर्कर भर्ती हुआ है तो उसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस और ट्रेनिंग में जो खर्च हो रहा है। लॉस ऑफ आउटपुट ड्यू टू इंटरप्शन और इनएफिशिएंसी ऑफ न्यू वर्कर, यदि नया वर्कर होगा तो उनमें क्या है, मतलब पूर्ण रूप से कुशल नहीं होगा, दक्ष नहीं होगा, तो जो आउटपुट में बहुत लॉस होगा, मतलब क्या है, माल रिजेक्ट होगा, ख़राब करेगा, तो उससे कंपनी का लॉस होगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वेजेस, स्क्रैप, डिफेक्टिव वर्क, जो वेस्टेज है वो बढ़ेगा, स्क्रैप ज़्यादा निकलेगा, डिफेक्टिव वर्क निकलेगा, तो उसकी भी कीमत निकालना पड़ेगा, कितना ये वेस्ट हो रहा है। कंपनसेशन ड्यू टू फ्रीक्वेंटली एक्सीडेंट, नया वर्कर होगा, आपने रिक्रूटमेंट किया, रिप्लेसमेंट मेथड से लाया है, तो हो सकता है कि एक्सीडेंट ज़्यादा हो, आपको कंपनसेशन ज़्यादा देना पड़े, उसके कारण आपको मतलब नुकसान होगा। कॉस्ट ऑफ एडिशनल सुपरविज़न, ठीक है, मतलब अलग से उसके लिए सुपरविज़न के लिए, देखभाल के लिए या ट्रेनिंग के लिए आप अलग से कोई व्यवस्था करेंगे तो उसमें होगा। तो यहाँ पर कुल मिला के हम ये जो देख रहे हैं ना कि लेबर टर्नओवर को कम करने की बात हो रही है, तो लेबर टर्नओवर कम करना है या बढ़ाना है तो उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और उस इन्वेस्टमेंट की कॉस्टिंग की जाती है, कीमत निर्धारित की जाती है कि कितने वर्कर को जाने से रोकने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन को निकालना पड़ता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट में। इसके बाद देखें रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस भी मेथड होती है कंपनी की, इसमें करीबन 9-10 मेथड्स होती है रेशियो एनालिसिस में।
जिससे भविष्य में मार्केट के ग्रोथ का पता लगाया जाता है जनरली, कि आपकी कंपनी जो है भविष्य में ग्रोथ करेगी या नहीं, मतलब प्रॉफिट आपको कितना होगा, आपकी कंपनी कितने साल बाद बंद होने के कगार में आ सकती है। तो जनरली रेशियो एनालिसिस का यूज आप शेयर मार्केटिंग में देखने को मिलता है। शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा रेशियो एनालिसिस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप जो शेयर मार्केट में पैसे यदि लगाते हैं, ठीक है, जनरली आप कोई सा भी, चाहे जरोदा देख लें या ग्रो ऐप देख लें, तो ग्रो ऐप में जब आप एनालिसिस में जाएंगे तो एनालिसिस मतलब किसी भी कंपनी के एनालिसिस में जाइए तो कंपनी का बैकग्राउंड बताएगा, उसमें रेशियो क्या है। तो विभिन्न रेशियो आपको दिखेंगे डिवाइडेड वाले परसेंटेज के फॉर्म में, 10%, 20%, 30%, कोई माइनस दिखाएगा, कोई प्लस दिखाएगा। तो आप एक्चुअली उस रेशियो से अध्ययन करके उस पर शेयर लगाते हैं कि इसके शेयर खरीदने लायक है या नहीं। यदि जिसको रेशियो एनालिसिस का अध्ययन है मतलब, तो उसको कभी भी नुकसान के मतलब चांसेस जो होती है बहुत कम हो जाती है रेशियो एनालिसिस का। तो हर कंपनी जो होती है रेशियो एनालिसिस पर अपने कर्मचारियों को लगाई रहती है, ताकि भविष्य में पता चले कि मतलब हमको प्रॉफिट लॉस या क्या मतलब है हमारा भविष्य। तो रेशियो एनालिसिस इज द क्वांटिटेटिव मेथड्स फॉर गेनिंग इंसाइट इनटू अ कंपनीज रेशियो, कंपनीज लिक्विडिटी, ठीक है, ऑपरेशनल इफिशियंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, और स्टडिंग इन द फाइनेंशियल लिक्विडिटी, या फिर वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज द बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। रेशियो एनालिसिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द फंडामेंटल क्वाइट। मतलब क्या है, जो अनुपात विश्लेषण मेथड है या रेशियो एनालिसिस मेथड है, वो किसी भी कंपनी की, ठीक है, किसी भी कंपनी की जो गेनिंग मेथड है कि मतलब कितना पैसा वो इकट्ठा कर रही है, या फिर उसको चलाने में कितना खर्च हो रहा है, लिक्विडिटी कितनी है कंपनी का, रेशियो कंपनी से लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब क्या है, कितना उसका कंपनी का वैल्यू है, वैल्यू कितना है, मतलब मार्केट से कितना पैसा लगाया, उसका खुद का पैसा कितना है, ठीक है, उसमें कितने बॉन्ड वॉन्ड खरीदे हुए हैं, तो ये उसकी लिक्विडिटी कितनी है। ऑपरेशनल इफ़िशियंसी क्या है, उसका मतलब काम करने का तरीका कैसा है, ठीक है, वह प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो स्टडिंग फाइनेंशियल लिक्विडिटी के माध्यम से या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से ये सारी जानकारियाँ निकालना, ठीक है, रेशियो एनालिसिस में आता है। कुल मिला के परफॉर्मेंस, यदि शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस निकालना है तो रेशियो एनालिसिस में आ जाइए कि वो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे है, ग्रेडिंग क्या है, मतलब वो प्रोग्रेस करेगी या नहीं करेगी, वो सारी चीज़ इसमें मिलती है। तो ये जनरली फंडामेंटल इक्विटी एनालिसिस होता है। इसमें आपका यदि बोलें कि व्हाट डज रेशियो एनालिसिस टेल यू, कि रेशियो एनालिसिस आपको क्या बताता है, क्या हुआ बताए, तो इन्वेस्टर और एनालिस्ट, ठीक है, तो हमने बोला ना कि जो शेयर मार्केट या बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं, तो यदि देखें जीसीएफ फैक्ट्री या खमरिया फैक्ट्री, एक क्या होगी, कंपनी होगी। अब यहाँ पर हमारे शेयर बिकेंगे, जैसे हमने बोला कंपनी एक्ट में कोई भी कंपनी जो होती है 75% तक शेयर जनरली रखती है। मतलब 3 प्रकार की कंपनी में होता है, 100% ऑन गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन, कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत, 2013 जो कंपनी अधिनियम है उसके अंतर्गत कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो 3 मोड में रजिस्टर्ड होती है, या तो 100% ऑन गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका कॉरपोरेशन या निगम जिसमें 100% नहीं रहता है, और तीसरा होता है आपका प्राइवेट, ठीक है, तो प्राइवेट या पब्लिक पार्टनरशिप होता है। तो इसमें ये रहता है कि 100% के हिसाब से बुक होता है, परंतु कुछ समय बाद उसका 25% आपको शेयर आपको बेचना पड़ता है पब्लिक पार्टनरशिप में, क्योंकि इसमें डेफिनेशन इन्वेस्टर की रहती है। हाँ जी बोलो। मैं सर ये पूछना चाह रहा था हाँ कि जो अगर शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो विद इन हाँ 3 इयर्स कंपनी को अपनी 25% अपनी भागीदारी कम करनी होती है। हाँ, कम करनी पड़ती है। और कंपनी एक्ट में क्या कुछ ऐसा, अगर अभी हमारी जो ऑर्डिनेंस रहती है जो 100% हाँ गवर्नमेंट ओन्ड है, हाँ तो क्या गवर्नमेंट इसमें से अपना
शेयर नहीं म्यूचुअल नहीं भी कर नहीं, सकती है। दोनों चीज़ कभी नहीं रहेंगे, ठीक है। एक्चुअली क्या है, जैसे हमने बोला ना 100% ऑन गवर्नमेंट है, तो एक कंपनी दो फॉर्म में कभी भी मतलब वो नहीं हो सकती। मतलब क्या होगा कि जैसे हमने बोला कि सरकारी, मतलब आप बोलो कि गवर्नमेंट भी है हमारी कंपनी बन जाए, और कंपनी क्या बन जाए, डीपीएससी भी बन जाए, तो ये कभी भी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है, ठीक है। ये मेरे दोनों कहने चीज़ का आपके। मतलब ये था सर कि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट क्या गवर्नमेंट अपना स्टेक कम कर सकती है अब इनटू करना ही 100%? पड़ेगा ना, नियम है, कंपनी एक्ट में करना ही पड़ेगा। आप ऐसे कोई कंपनी बताओ जिसके 100% शेयर हों, ठीक है, लिमिटेड में। जितने भी कंपनियों के शेयर है गवर्नमेंट ने अपने शेयर कम, यहाँ तक कि 51% से भी कम कर दिया, आपने देखा होगा। जितनी भी कंपनी ऑन गवर्नमेंट है अभी कोई भी नहीं, केवल डिफेंस डीपीएससी है जो 100% ऑन गवर्नमेंट है। बाकी पहले सारी 100% गवर्नमेंट थी, ठीक है। अब उनको सबको, जैसे वेल हो गया या हेल हो गया, बहुत सारी कंपनी थी जो 100% ऑन गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हुई थी, परंतु पहले 25% बेचा, फिर 14% बेचा, 24%। अब ऐसा हो गया कि सबके 91%, मतलब 51% शेयर गवर्नमेंट ने बेच दी। तो जनरली उनकी मजबूरी हो जो भी हो, तो ये कंपनी एक्ट क्या ये बताता है कि देखो 100% गवर्नमेंट है, ज़्यादा दिन तक नहीं चला पाएंगे, उनको भी मालूम है। शेयर आपको क्योंकि इसमें आपका बताते ना इन्वेस्टर क्यों रखा गया है, ये इन्वेस्टर शब्द क्यों जोड़ा गया है, ठीक है। तो कंपनी एक्ट में जब आप पढ़ेंगे तो हम डेफिनेशन पढ़ाएंगे, वहाँ बहुत सारी चीज़ पब्लिक पार्टनरशिप इसमें होती है, मतलब पब्लिक की भी भागीदारी होने थे। निगम का मतलब क्या होता है यार, निगम का मतलब ये होता है कि पब्लिक भागीदारी। गवर्नमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट चलाएगी। निगम का मतलब होता है ये कॉरपोरेशन सहयोगी। मतलब कॉरपोरेशन क्या है, निगम है, मतलब जो हमारे प्राइवेट पार्टनरशिप है उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित करना है। कम से कम 25% तो भागीदारी सुनिश्चित करना ही है, निश्चित है वो। भले आप 100 में मतलब रजिस्टर्ड हो, मगर आपको 25% तो इन्वेस्टर लेना ही है। तो 25% आपको बेचने पड़ेंगे, तो फिर कहाँ हो गया गवर्नमेंट, फिर तो आपका नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद कंपनी को यदि शेयर मार्केट में अपने शेयर निकालने हैं तो और भागीदारी कम कर सकती है। तो ये अलग चीज़ है, उसको छोड़ देते हैं। कुल मिला के ये जो चैप्टर है ना रिलेटेड टू द कंपनी परफॉर्मेंस पर है, उसी चीज़ को अपन देख रहे थे। तो यहाँ पर एम्प्लॉय रेशियो एनालिसिस इवेल्युएट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। तो जनरली क्या, क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस, ये किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताता है कि जो ये कंपनी है कि फाइनेंशियल रूप से कितना है। जैसे अभी अडानी की बात करते हैं तो उसकी हेल्थ क्या, फाइनेंशियल हेल्थ बोलते हैं सबसे अच्छा। मतलब क्या है, विश्व में सेकेंड नंबर या फर्स्ट नंबर में उसको ऑनर आ रहा हैगा, मतलब रिच में। दैट मीन्स द उसकी अडानी की कंपनी, इसकी हेल्थ क्या है, नंबर 1 है। दूसरा यदि हम बोले कि किसी दूसरी कंपनी की बात करें, कोई सी वजह से टाटा है, तो टाटा की कंपनी भी अपन बोले उसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, मतलब ये क्या है, लॉस में नहीं जा रही हैं। तो जो कंपनियां अच्छे प्रोग्रेस करती हैं तो उनके जो एनालिसिस रेशियो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एनालिसिस देखेंगे, सारे पॉजिटिव दिखाएंगे। जब पॉजिटिव दिखाएं समझ जाना कि उस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ बढ़िया है, वो कंपनी कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी। उसके शेयर नीचे ऊपर आएंगे परंतु वो आपको प्रॉफिट ही देगी, मतलब हर साल उसका परसेंटेज जो होगा 5 से 15-20% आपको वो रिटर्न ही देने वाली है। तो फाइनेंशियल हेल्थ भी अपन को देखना पड़ता है। तो कोऑपरेटिव डाटा इन आपका डेमोन्स्ट्रेशन हाउ टू कंपनीज परफॉर्मिंग ओवर टाइम एंड कैन बी यूज टू एस्टिमेट लाइक फ्यूचर परफॉर्मेंस। दिस डाटा कैन आल्सो कंपेयर द कंपनीज फाइनेंशियल standing with industry average while measuring how